चैप्टर का नाम है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन, चैप्टर नंबर 9 है बच्चे। इसमें ना कुछ सिलेबस आपका कट चुका है, तो आप एक काम करो, अगर आपके आसपास पेंसिल पड़ी है तो ठीक है, नहीं तो फिर पेन से ही आप छोटा सा मार्क कर लेना, ज्यादा नहीं करना। 9.1 हमें पूरी करनी है, ये पूरी आ रही है। 9.2 एक्सरसाइज पूरी आ रही है, उसमें कुछ नहीं कटा। 9.3 एक्सरसाइज नहीं आ रही। 9.3 एक्सरसाइज पूरी की पूरी आप कट कर दो। मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल कर कुछ चीजें मार्क करी हैं जो नहीं आ रही हैं, ठीक है ना। तो ये 9.3 से मैंने पहले ही कट करके रख दी थी, ये एक्सरसाइज नहीं आ रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कट गए हैं। 9.4 आपकी पूरी आ रही है, ठीक है ना। 9.5 के अंदर ना कुछ चीज कटी है, अभी ना मेरे को ढूंढ नहीं पाया मैं। मुझे पता तो है जब क्वेश्चन कराऊंगा तो उस वक्त हमें पता लग जाएगा। वो क्वेश्चन ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एकदम से मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। बाकी मुझे यहाँ कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, वो आप मार्क कर सकते हैं 9.5 के अंदर। वो मैंने मार्क कर, सॉरी 9.6 के अंदर कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 19 नहीं आएगा। 19 क्वेश्चन 9.6 के अंदर ये नहीं आएगा, इसे आप काट सकते हो पहले ही, ताकि देखो क्योंकि इस चैप्टर में ना होमवर्क ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। इसके अंदर सारी चीजें पुरानी है। मिसलिनियस के अंदर आप क्वेश्चन 3rd और 5th काट सकते हैं, ये नहीं आ रहा है। और आप इसके अंदर क्वेश्चन 17 कट कर दीजिए, ये नहीं आ रहा है। थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस मेरे को मिल पाए हैं वो मैंने बता दिया आपको। एक पूरी एक्सरसाइज 9.3 कट गई है और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको मार्क कराए ये कट गए, ठीक है। तो आइए अब अपना चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे 9.2 से। 9.1 हम बिल्कुल जब चैप्टर खत्म कर दूंगा ना उस दिन सिर्फ 10 मिनट का काम है, मैं करा दूंगा। 9.1 बहुत आसान एक्सरसाइज है, तो हम स्टार्ट करेंगे 9.2 से। अब देखो ये जो 9.2 एक्सरसाइज है ना, ये एक्चुअली स्टार्ट होने से पहले ही आपका होमवर्क है। इसमें मैंने कुछ नहीं कराना है, सिर्फ आपको ये बताना है इससे है क्या। आपने डेरिवेटिव चैप्टर तो पढ़ ही रखा है, चैप्टर 5 आपने पढ़ा ही हुआ है ना? तो चैप्टर 5 पे ही बेस ये चैप्टर है आपका, ठीक है। एक मिनट जरा होल्ड करना बेटा। ओके, हम लोग क्या बात कर रहे थे, चैप्टर 9 बेटा अभी अभी दिव्यम शुरू है, तो शुरू होते ही मैंने होमवर्क देना शुरू कर दिया है। 9.2 में एक्चुअली आप लोगों ने चैप्टर 5 सबने पढ़ रखा है, डेरिवेटिव्स है ना। डेरिवेटिव आप सबने पढ़ रखा है, क्लियर। अरे यार जरा भैया होल्ड करना सब लोग, मेरे से बहुत भारी मिस्टेक हो गई। इतनी भारी मिस्टेक भी हो जाती है, कोई बात नहीं। तो देखो एक्चुअली इसका ट्यूशन का टाइम ना सुबह का होता है, तो आज शाम को भेजना था। देखो 9.2 एक्सरसाइज में करना क्या है, हमने ना चैप्टर 5 डेरिवेटिव सबको आता है, अच्छे से आता है नोटेड। तो उसमें आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन करे हैं, जैसे मान लो कर्व दिया है तो मैं बोलूँ ये प्रूफ करो, यार ये तो आता है हमको, ये तुम कर चुके हैं। अब जैसे अगर चलो इस क्वेश्चन का डेमो ही दे, आपको ये प्रूफ करना है, तो इसका आपको नजर आ रहा है इसमें क्या क्या चाहिए, हमें इसमें 2 डेरिवेटिव चाहिए। तो इसका पहले मैंने एक डेरिवेटिव करा, वाई डैश कितना आएगा e की पावर x, चेक कर लो इसका डेरिवेटिव e की पावर x आएगा। फिर दोबारा करूंगा तो फिर से कितना आएगा e की पावर x फिर से आएगा। अब तुम्हारे पास 2 तरीके हैं इस क्वांटिटी को प्रूव करने के। ये तो आप इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड कितना है y डबल डैश माइनस वाई डैश। तो क्या करो y डबल डैश का वैल्यू डाल दो e की पावर x, y डैश का वैल्यू डाल दो e की पावर x, सब्ट्रैक्ट होकर 0 आ गया। तो आप देख पा रहे राइट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड उठाया था राइट हैंड साइड आ गया, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आप क्या करो इस स्ट्रक्चर को बना दो, और ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं डेरिवेटिव में, ऐसा थोड़ा है आपके लिए सब नया है, नहीं होगा तो पूछ लेना। अब जैसे हमने एक डेरिवेटिव किया ये आया, दूसरा डेरिवेटिव किया ये आया। अब मैंने क्या करा इस दूसरे डेरिवेटिव में, मैंने बोला ये जो e की पावर x है इसकी जगह मैं y डैश भी लिख सकता हूँ, क्योंकि e की पावर x y डैश के इक्वल भी है। अब इस y डैश को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, तो y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू कितना आ गया 0, और चेक करो यही तो तुमको प्रूफ करना है, यही तो प्रूफ करना है। तो देयर आर ऑलवेज 2 वेज। पहला तरीका क्या है कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको जो जो क्वांटिटी चाहिए वो निकालो डाल दो, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आप उस स्ट्रक्चर को जनरेट कर लो, तो जैसे कि मैंने जनरेट करके दिखाया। चलो लेट मी शो वन मोर पार्ट। आपको थोड़ा मतलब मैं ये कह रहा हूँ इसको नोट डाउन मत करो, नोट डाउन करने लायक चीज है नहीं, आप खुद भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसमें नोट डाउन करोगे, है ना। जैसे चलो 3rd क्वेश्चन देखो, अभी आपको प्रूफ करना है। इसमें देख के आपको पता लग रहा है कितने डेरिवेटिव करनी है, एक ही करना है। तो उसका जरा एक डेरिवेटिव करो, करेंगे वाई डैश कितना आएगा, साइन का डेरिवेटिव माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन होता है। अब इसे तुम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, तो वाई डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0 आ गया, हो तो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ। तो मुझे ये बताओ क्या मैं ये क्वेश्चंस कराऊं, अगर मैं ये क्वेश्चंस कराऊंगा तो फिर यार आपने सीखा क्या था चैप्टर 5 में, कुछ नहीं सीखा।
तो आपको 10 तक के क्वेश्चंस करने हैं, 11 बार आपने नहीं करना है। ऐसा नहीं है सिलेबस से कट गए आपने नहीं करना, मैं कराऊंगा उसको बाद में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं पहले बता चुका हूँ, ये कट चुका है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपका कट चुका है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो जब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कट गया तो अब ये पता लगाना कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या आपके लिए बेकार है। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखते हैं तो हमें समझ में आता है डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। अब तुम ये छोड़ दो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तुम तो बस ये समझो कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दे रखी है तो उसे सॉल्व कैसे करना है। अब बात ये आती है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कौन सी चीज डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या है। सारी चीजें तुम्हें समझ में आ जाएगी, बस तुम्हें अपने दिमाग को ठंडा रखना है, भाग दौड़ नहीं करनी है। समझ लो ध्यान से। ऐसा होता है डिफरेंशियल इक्वेशन टोटल 3 तरीके की होती है, कितने होते हैं 3 तरीके की। अब मैं तीनों के नाम अभी बता के तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता, हम सीधा सीधा सा काम करेंगे वो समझेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपका सबसे पहला टॉपिक आएगा उस पहले टॉपिक का नाम है वेरिएबल सेपरेबल। आप क्या करेंगे, आप अपनी बुक में, आप अपनी बुक के अंदर पेन से लिख देंगे, कहां पर, इस एक्सरसाइज 9.4 के यहाँ साइड में आप लिख दीजिए, पेन से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल्स। तो ये इस टॉपिक का नाम है। अब करना क्या है वो बता देते हैं, बहुत आसान है। इस एक्सरसाइज में मैं तुम्हें एक भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, एक भी नहीं कराऊंगा, फिर भी तुमसे पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। चलो आप समझते हैं इसको, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज तुम्हारी होमवर्क है, पूरी एक्सरसाइज। इसमें क्या नहीं करना वो सुन लो, मतलब क्या तुम छोड़ सकते हो। तुम ये छोड़ोगे जितने इंग्लिश में क्वेश्चन लिखे ना वर्ड प्रॉब्लम, इनको तुम छोड़ दोगे। उसके पीछे कारण ये है कि पहली बात तुमसे ये होंगे नहीं, दूसरी बात ये है कि एक्चुअली सीबीएसई में पूछे ही नहीं जाते। आज तक 15 सालों में इनमें से कोई क्वेश्चन आया ही नहीं। उसके कारण ये है कि इसमें ज्यादातर क्वेश्चन ना साइंस बेस्ड है, और जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं उनसे वो क्वेश्चन हो नहीं पाते, उनको समझ नहीं आते, तो सीबीएसई इन क्वेश्चन को डालता नहीं है। बट मैं क्या करता हूँ, मैं हर साल इन क्वेश्चन को कराता जरूर। तो इनके लिए हम एक काम करेंगे, एक सेपरेट हम सेशन रखेंगे जिनमें सिर्फ ये वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम मैं एक ही क्लास में करा दूंगा, अभी तुम्हें इनको छोड़ देना है। तो तुम्हारा होमवर्क कहाँ तक है इसमें, 14 तक है। अब बात आती है सर करना क्या ये तो बता दो, तो आओ उसको समझते हैं। बहुत आसान चीजें समझ में आ जाएंगी, पेशेंस बना के रखना है, दिमाग को ठंडा रखना है भैया, तो हो जाएगा। देखो टॉपिक के नाम से ही इसके अंदर चीजें क्लियर होती है। इस टॉपिक का नाम है वेरिएबल सेपरेबल। तो देखो ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 9 को। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। ये कैसे पता लगता है डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत आसान है। जिसके अंदर भी डेरिवेटिव इंक्लूड होता है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। आपको डीवा बाई डीएक्स नजर आ रहा है इसके अंदर, आप बोलोगे हाँ सर आ रहा है, तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं माय डियर। आओ जरा समझने की कोशिश करते हैं करना क्या है। देखो बहुत आसान है, परेशान नहीं होना है, बस सुनने पे फोकस करना है। एग्जाम्पल नंबर 9 आपको कॉपी करना है तो आप कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसमें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, आपको एक इक्वेशन दिया है x+1 डिवाइडेड बाय 2 - y, ये दे रखा है। आप करेंगे क्या इसमें, आप जो y वाला पार्ट है उसको तो dy के पास ले जाएंगे और x वाले पार्ट को dx के पास ले जाएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा होगा ये y वाले पार्ट है, तो आप इन y वालों को क्या करेंगे, इस dy के पास ले जाएंगे, ठीक है। और ये जो dx है ना, इसको आप राइट हैंड साइड पे ले आओ, x+1 × dx। एक चीज याद रखना, ये जो dy और dx है ये ऊपर की तरफ होने चाहिए। जैसे यहाँ पे dx नीचे था ना, तो हमने इसको जान उसके क्रॉस मल्टीप्लाई करा के यहाँ लेके आए ताकि ऊपर आ जाए। अब ऐसा हमने किया कि तुम्हें अभी अपने आप ही समझ में आ जाएगा। हमने अभी अभी क्या किया, हमने बोला जो y वाले पार्ट है उनको अलग कर लो, जो x वाले पार्ट है उन्हें अलग कर लो। आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे केवल y वाली चीजें हैं, राइट हैंड साइड पे केवल x वाली चीजें हैं। ये बातें आप सबको समझ आ रही होंगी। इसका करना क्या है, बहुत आसान काम है। ये हमने दोबारा जो ऊपर लिखा था इसने हमने एक बार और कॉपी करा, जाओ हाँ जाओ करो, ठीक है। ऐसे कर लो बेटा, भी आ रहा हूँ। इसके बाद क्या करना है, आपने दोनों तरफ केवल इंटीग्रेशन लगा देना है, ठीक है। बेटा जरा 1 मिनट होल्ड करना, और मेरे से ये भी गलती होगी, उसको मैंने भेजा नहीं ट्यूशन। देखो इसमें हमने क्या क्या किया वो समझ में तुम्हें आ गया। अब हमें करना कुछ नहीं है इसमें, केवल दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेना है। अब इंटीग्रेशन तो तुमको आता है, चैप्टर हम करा चुके हैं। मैं इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ। देखो क्या करेंगे, जैसे 2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 2y हो जाएगा।
और y का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, y²/2 हो जाएगा। सामने x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x²/2 हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। आर्बिट्री कांस्टेंट जो हम लिखते थे उसे आप केवल एक साइड लिखेंगे, जैसे मान लो हमने राइट हैंड साइड पे लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा सा इसको सुंदर बनाने की, सिंप्लीफाई करने की। तो उसके लिए हमने क्या करा, एलसीएम ले लिया, फिर 4y - y² हो जाएगा, नीचे 2 आ गया। राइट हैंड साइड पे एलसीएम ले लिया, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, z/2, इस 2 से इस 2 को काट दो। अब क्या कर सकते हैं, हम सारी चीजों को एक तरफ लेके जा सकते हैं, आपकी मर्जी है तो ले जाओ। तो ये 4y - y² -x² - 2x = 2c बच जाएगा। 2c की जगह c डैश लिख दो, एक नया आर्बिट्री कांस्टेंट। बस ये जो आ गया यही हमारा आंसर है, डन हो गया क्वेश्चन। अब तुम मुझे बताओ इसमें ऐसा क्या है जो तुम खुद नहीं कर सकते, इसमें कुछ भी नहीं है। क्या करना है, दोबारा सुनेंगे। ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होगा, आपने x वालों को एक तरफ कर देना, y वालों को एक तरफ कर देना है। उसका करना क्या है, उसका इंटीग्रेशन करना है। तो वो तो वही बच्चा कर सकता है ना, इसे इंटीग्रेशन आता होगा। अगर तुम्हें इंटीग्रेशन आता है तो ये तो तुम्हारा प्रैक्टिस के लिए चैप्टर इंटीग्रेशन की, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। तो इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, यू डोंट नीड टू राइट इट, बिकॉज यहाँ एग्जांपल लाइन में सारे स्टेप्स कर रखे हैं, कोई स्टेप छोड़ा नहीं हो। तो आप यहाँ से आराम से देखकर कॉपी कर सकते हैं समझने के लिए। बस याद रखेंगे ये आपने एग्जाम्पल करना है। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल नंबर 10 देखेंगे, फिर से देख पा रहे होंगे आप क्वेश्चन। आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान क्या है। कोई पहचान पहचान तुम्हें करने की जरूरत है, तुम तो बस ये देखो इसमें dy/dx है तो आंसर हाँ है। अब आपने क्या करना है, x वाले आइटम को अलग, y वाले आइटम को अलग कर देना है। इस dx को उठाकर तो यहाँ ले आएंगे, और इस 1 + y को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे, तो स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। आप देखिए एक बार, नजर आ रहा है, ऐसा हो जाएगा। ऐसा करने का दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लो। अब लेफ्ट हैंड साइड वाले का इंटीग्रेशन तो तब कर पाओगे जब इंटीग्रेशन आता होगा, ऐसे राइट साइड वाले का इंटीग्रेशन तब कर पाओगे जब इंटीग्रेशन आता होगा। तो यहाँ पर मैं तुम्हें इंटीग्रेशन थोड़ा सिखाने बैठूंगा, इंटीग्रेशन तो तुम्हें आना ही चाहिए ना। तो ये क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं बेटा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन कर लेंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे क्वेश्चन हो रहे हैं। इसी प्रकार आप एक काम करिए, अपनी एग्जाम्पल नंबर 11 देख लीजिए, है ना। एक बार एग्जाम्पल 11 पढ़ो अपनी बुक में, मैं बस 1 मिनट के अंदर। एग्जाम्पल 11 में तुमने क्या नोटिस किया, कुछ अलग नजर आ रहा है तुम्हें इसमें? तो आंसर मिलेगा हाँ। क्या अलग है बता रहे हैं, देखो इसमें क्या बोलता है, इसमें बोल रहा है पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालो, पहली बात। और जो ऊपर के क्वेश्चन थे उनमें बोल रहा था जनरल सोल्यूशन निकालो। दोनों बातों में क्या अंतर होता है अभी समझ में आ जाएगा। सुनो, आपने क्या करना है, जैसे एक क्वेश्चन दे रखी है आपने इसे वैसे सोल्व करना है जैसे हम पहले कर रहे थे। वाई वाले पार्ट को अलग करेंगे, एक्स वाले को अलग करेंगे, जो कि यहाँ कर दिया। इसका दो तरफ इंटीग्रेशन कर लिया। इंटीग्रेशन करने के बाद इन्होंने थोड़ा सा इसको सुंदर बनाने के लिए वाई अलग कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी कर सकते हो, वाई अलग कर लिया। आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है आखिरी में, जो कि प्रीवियस 2 क्वेश्चनों में नहीं था। इसे बोलते हैं इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जब आपने अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, आप इन इनिशियल कंडीशन को इसमें अप्लाई कर दिए। y की जगह 1 और x की जगह आप 0 का वैल्यू इसके अंदर डाल देंगे। ऐसा करने से होगा क्या, ये जो c है ना आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने x भी डाल दिया, आपने y भी डाल दिया, तो बचा क्या, केवल c बचा, वो आपको मिल जाएगा। तो ये c का वैल्यू इसके अंदर -1 आ रहा है। ये जो c का वैल्यू आया इसे आप वापस इसी क्वेश्चन में डाल देंगे, आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। आप देख पा रहे होंगे, c की जगह -1 डाला तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब इसे पर्टिकुलर क्यों बोला, क्योंकि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। देखो जिसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, जैसे सी है, सी फिक्स नहीं होता है, सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, सी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। इसलिए जब किसी इक्वेशन के अंदर सी होता है तो उसे हम बोलते हैं जनरल सोल्यूशन, और जब सी का वैल्यू हमें पता लग जाता है तो ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है, ये एक फिक्स सोल्यूशन है। जबकि जो हमने प्रीवियस सोल्यूशन निकाले आप देख सकते हैं, ये जो हमारा एग्जांपल 10 था, इसके अंदर आपको आंसर में सी नजर आ रहा होगा। क्यों है सी, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई इनिशियल कंडीशन नहीं है, इसलिए उसने बोला था जनरल सोल्यूशन निकालो। और 11th क्वेश्चन उसने बोला पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालो, क्योंकि इनिशियल कंडीशन गिवन थी। अच्छा, करने का तरीका दोनों का सेम ही है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन को करने का तरीका बदल जाए, चीज वैसे ही करनी है। करना क्या है, आपको एक्स को अलग कर लेना, वाई को अलग कर लेना है। अब आपको समझ में आएगा इस टॉपिक को हम वेरिएबल सेपरेबल क्यों बोलते हैं। समझ में आ रहा है, वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या है, वेरिएबल्स अलग अलग कर लेना। एक्स वालों को एक तरफ कर दो, वाई वालों को एक तरफ कर दो, बहुत सिंपल चीज है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आप खुद सोचो इसमें कराने लायक है क्या, बस ये सोचो, कुछ भी नहीं है इसमें कराने के लिए, आप खुद इसको कर सकते हो। कोई ऐसी दिक्कत परेशानी की चीज नहीं है जो आपको हो ही रहे।
जो वर्ड प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है आप छोड़ सकते हैं, ये हम मैंने बोला ना एक अलग से एक क्लास रखेंगे, उनमें हम वर्ड प्रॉब्लम को कवर अप करेंगे, एक अलग से कॉमन सेशन रखेंगे, वहां पे हो जाएगा। तो जो 9.4 है दिस इज होल योर होमवर्क। मैं इसमें कुछ कराऊंगा नहीं, हाँ अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है, आपको डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो, और ये डाउट आपने कब पूछना है, नेक्स्ट क्लास तक। ये कोई बहुत लंबा चौड़ा होमवर्क नहीं है, आपने नेक्स्ट क्लास तक, आज फ्राइडे हो रहा है ना, आज का डे फ्राइडे थर्सडे है ना, आज थर्सडे है, तो आज थर्सडे है, आपने सैटरडे तक अपना ही होमवर्क कंप्लीट कर लेना है। कितने क्वेश्चन है देखो यार, मात्र 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन आप परसों तक नहीं कर सकते हो, बहुत आराम से हो जाएंगे। ये 14 क्वेश्चन करेंगे, जो पार्ट आपसे नहीं होगा वो आप मेरे से पूछ लेंगे, वेरी सिंपल। कोई इसमें कोई हाई तौबा वाली चीज नहीं है कि सर हमें टाइम नहीं मिला, ये है वो नहीं, टाइम मिल रहा तो बड़ा मुश्किल है, इन होमवर्क को आपने कर लेना। वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। हम जो डिफरेंशियल चैप्टर पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमने आपको बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन 3 टाइप की होती है। तो जो पहली टाइप थी वो थी वेरिएबल सेपरेबल, जो हम कर चुके हैं। दूसरी टाइप है आप हमारी होमोजीनियस, तो होमोजीनियस को हम शॉर्टकट में होमो बोलते हैं। तीसरी क्या है, अभी सस्पेंस रहने दो, क्योंकि भैया एडवांस में नाम जान के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, फालतू में माइंड पे प्रेशर होगा। तो एक हो चुका है, आज का टारगेट हमारा ये है, कोशिश हो गई अगर ये भी हो गया तो तीसरी टाइप भी बता दूंगा, तीसरी टाइप बहुत आसान है क्योंकि। तो आज होमो पे हमारा डिस्कशन रहेगा। होमो मैंने लास्ट क्लास भी पढ़ाई थी, अभी मैं एक बार और करा देता तो तसल्ली से पूरा क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। अब फोकस करेंगे आज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा। तो जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वाली जो आपकी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी के अंदर, ये एक्सरसाइज आपकी 9.5 है, तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पूरी स्पेलिंग होमोजीनियस की लिखी, किसी ने देख के लिखनी हो तो लिख लेना, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, ठीक है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास भी बताई थी, अभी हम फिर से देख लेते हैं क्योंकि टॉपिक पूरा रिफ्रेश करके दोबारा से पढ़ रहे हैं। होमोजीनियस के अंदर पहचान क्या होती है, जिसको वेरिएबल सेपरेबल समझ में आया था वो जल्दी समझ जाएगा बच्चा। जिस बच्चे को वेरिएबल सेपरेबल समझ में आया था ना, उसे होमोजीनियस बड़े अच्छे से समझ में आता है। वेरिएबल सेपरेबल के अंदर क्या होता है कि सारे वेरिएबल एक एक अलग अलग हो जाते हैं, एक्स वाले डीएक्स के साथ हो जाते हैं, वाई वाले वेरिएबल डी वाई के साथ हो जाते हैं। यहां पर क्या होता है, जैसे आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, इसमें अगर आप सोचेंगे कि dx के साथ सारी x वाले टर्म को हम ले आए और dy के साथ हम सारी y वाले टर्म ले आए, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आप जितने मर्जी हाथ पैर मान लो, आप dx के साथ सारी x वाले टर्म नहीं लेके आ पाओगे और dy के साथ सारी y वाले टर्म नहीं लेके आ पाओगे। तो सबसे पहली पहचान ये होती है इसकी। दूसरी पहचान इसकी क्या होती है, दूसरी पहचान इसके अंदर होती है कि हर एक टर्म का पावर एक जैसा होता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पावर 2 है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पावर 2 है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पावर 2 है। एक डाउट आता है इसके अंदर, डाउट ये आता है सर यहाँ पर तो पावर 2 नहीं है, पर एक्चुअली यहाँ पे पावर 2 है, क्योंकि x और y की पावर 1 1 है तो मिलकर 2 बना दिया। ऐसा भी हम 2 बनाएंगे कि x की पावर y है, y की पावर y है, टोटल मिलकर 2 बन गया। चलो और देखते हैं एग्जाम्पल, तो और समझ में आएगा। एग्जाम्पल 4 देखेंगे आप, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन, आप इसमें कोशिश जितनी मर्जी कर लो, आप dx के साथ सारी x की टर्म नहीं लेके आ पाओगे, dy के साथ सारी y की टर्म नहीं लेके आ पाओगे, तो ऑब्वियसली वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। और सेकंडली होमोजीनियस की एक्सरसाइज में तो होमोजीनियस ही होगा। फिर भी मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ ताकि आपका टाइप क्लियर हो जाए। एक पहचान तो ये है कि आप dy के साथ सारी y वाले टर्म नहीं लेके आ पाओगे, dx के साथ सारी x वाले टर्म नहीं लेके आ पाओगे, ये है पहली पहचान। दूसरी पहचान ये है, आप देखेंगे हर जगह पावर सेम है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, आप देखेंगे x और y की पावर 1 1 है तो मिलकर 2 बना दिया, ठीक है। ओके, 6 क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, इधर x और y का पावर 2 2 है, बट रूट लगा तो हम 1 1 पावर मान के चलेंगे, तो यहाँ पर भी पावर सेम है। ये थोड़ी सी पहचान होती है इनकी। 7th क्वेश्चन के अंदर देखेंगे पहचान कैसे करेंगे, यहाँ पे x का पावर 1 है, इधर y का पावर 1 और 1 है, बट वो डिवाइड हो रहा है तो ये पावर कट के 0 हो जाएगी, बट टोटल पावर हम इसको 0 मानेंगे, क्योंकि x और y ऊपर नीचे है तो वो पावर हम मान लेंगे सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से मान के चलते हैं। तो यहाँ x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, इधर फिर से 0 हो गया, फिर आप देख पा रहे हैं y का पावर 1 है, इसका पावर 1 है, 1 है, हर जगह पावर 1 1 नजर आ रहा है। एक पहचान इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पहचान होती है होमोजेनियस की, अगर किसी क्वेश्चन में किसी ट्रिग्नोमेट्री का एंगल ऐसा आ जाए y/x या x/y, अगर किसी ट्रिग्नोमेट्री में
एंगल अगर ऐसा आ जाए y बाई एक्स या आ जाए x बाई वाई लिखे, तो फिर तो आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है, वो होमोजीनियस ही है, फिर आपको पावर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये तीसरी पहचान मैंने आपको बताई। और ये जो तीसरी वाली पहचान है तभी संभव है जब किसी ट्रिग्नोमेट्री का एंगल आपको दे रखा है और वो एंगल फ्रैक्शन में है। इसके अंदर भी एक कैटेगरी और है, उसको भी सुन लेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। वो कैटेगरी क्या है, मैंने बताया एंगल या तो y बाई एक्स होगा या तो x बाई वाई होगा। ये जो x बाय वाई वाला अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसे आप छोड़ देंगे क्योंकि वो सिलेबस से डिलीट हो गया है। अगर ट्रिग्नोमेट्री में एंगल x बाय वाई आ रहा है तो उसे आप छोड़ देंगे। जैसे कि आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या है, ये एक्सपोनेंशियल की पावर भी देख लो आप, इसकी पावर x बाई वाई है ना, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, ये नहीं आएगा। अगर यही पावर y बाई एक्स होता तो हम इसे करते, अगर y बाई एक्स पावर होती तो हम इसको करते, x बाई वाई वाला हमें करना नहीं है। ऑल दो मैं एक काम कर लूंगा भैया, इस क्वेश्चन में ना मैं आपको कंसेप्ट बता दूंगा, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में x बाई वाई की जगह y बाई एक्स लिखा आ जाए, ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये काफी सारी स्ट्रांगली मैंने पहचान बता दी। क्वेश्चन 13 में देख सकते हैं इसके एंगल में y बाई एक्स है, यहाँ पर y बाई एक्स है, तो इसको देखकर हम पहचान कर सकते हैं कि होमोजीनियस का क्वेश्चन है। ये होमोजीनियस की मैंने आपको ओरली पहचान बता दी कि हम ये कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन होमोजीनियस का है। चलो बहुत बता दिया, पहचान आइडेंटिफिकेशन बहुत बता दी, अब काम करते हैं करना कैसे, है ना। मेन मुद्दा तो यही है कैसे करना है, तो उस पर आते हैं। देखेंगे एक्सरसाइज आपकी 9.5 है, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। मेरे साथ लिखने की मूर्खता मत करना, समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन भैया कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, साथ में है एक्स वाई, और यहाँ पे है डी वाई, सामने दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। मेरे प्यारे बच्चों बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैंने अभी अभी आपको एक बात बोली क्या, कि इस क्वेश्चन की पहचान कैसे करनी है, इसके आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है, तो आपको समझ में आ गया। ये आइडेंटिफिकेशन आपने अपने मन में करी, बट इसकी आइडेंटिफिकेशन आपको टीचर को भी बतानी पड़ती है कि हमें ये पता लग गया कि होमोजेनियस का है। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन आपने देखा, आपको ये समझ में आ गई होमोजेनियस है, बट एग्जामिनर को आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको समझ आ गया ये होमोजेनियस है। अब ये हम एग्जामिनर को कैसे बताएं, एग्जामिनर को कैसे बताएं, तो इसका एक मैथमेटिकल तरीका होता है जिससे हम ये बता पाते हैं कि ये जो इक्वेशन है होमोजेनियस है। तो अब हम वो मैथमेटिकल तरीका सीखेंगे जिससे हम ये बता पाएंगे कि जो इक्वेशन गिवन है ये होमोजेनियस है। अब वो मैथमेटिकल वे क्या है, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन जब आपका आएगा होमोजेनियस का, आपने पहचान कर ली, तो आपका सबसे पहला स्टेप होगा कि आप dy बाई dx को अलग करेंगे। तो मैंने क्या करा, ये जो dx था इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे इसके नीचे ले आया, बहुत सिंपल सी चीज है, आप समझते हैं बात, ठीक है। और जो बच गया उसे मैं राइट हैंड साइड पे लिख दिया, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया, लेफ्ट हैंड साइड से मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई आ गया। हम करने क्या वाले हैं, मैं फिर से बोल देता हूँ, हम ये करने वाले हैं कि क्वेश्चन हमें तो समझ में आ गया होमोजेनियस है, टीचर को बताने के लिए इसमें कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, तो उन स्टेप्स को हम लोग करके दिखाएंगे और वो स्टेप ये बताएंगे कि होमोजेनियस है। वो स्टेप्स क्या है उस पर ध्यान से देखेंगे। देखो आप क्या करेंगे, जब dy बाई dx अलग कर लेंगे, ये dy बाई dx अलग हो गया, इसके सामने आप देख पा रहे हैं ये हमेशा क्या होगा, ये दो वेरिएबल का फंक्शन होगा एक्स और वाई, इसमें दो वेरिएबल होंगे, एक एक्स होगा एक वाई होगा। आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप इस राइट हैंड साइड वाले को एक फंक्शन मान लेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है जी। तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब आप क्या करेंगे, देखो आप हमेशा ये बोलेंगे पुट x इक्वल टू लैम्डा एक्स, y इक्वल टू लैम्डा वाई। हम क्यों कर रहे हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा पेशेंस बना के देखेंगे। आप क्या करेंगे, x की जगह पर लैम्डा एक्स, y की जगह पर लैम्डा वाई डाल देंगे, तो राइट हैंड साइड पे जहां पर x है वहां लैम्डा एक्स डालेंगे, तो कितना हो जाएगा, दिमाग लगाओ, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। y की जगह जब लैम्डा वाई डालोगे तो कितना हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। नीचे अगर आप देख पा रहे होंगे तो आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नीचे x की जगह पे जब लैम्डा एक्स डालेंगे तो लैम्डा एक्स हो जाएगा, y की जगह पे लैम्डा वाई डालेंगे तो लैम्डा वाई हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन है, अंदर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप ऐसे नीचे भी देख पा रहे होंगे लैम्डा स्क्वायर कॉमन है, यहाँ एक्स स्क्वायर बच गया, क्योंकि यहाँ पे दो लैम्डा है तो ये दोनों लैम्डा मिलकर लैम्डा स्क्वायर हो गए, उनको हमने बाहर ले लिया, अंदर एक्स वाई हो गया।
अब आप ध्यान से देखेंगे, लैम्डा स्क्वायर कट गया और ये हमेशा ही होगा, ऐसा नहीं यहाँ हो रहा है, हर बार होगा। तो ये क्या हुआ, ध्यान से देखेंगे, ये वही फंक्शन आ गया जो हमने शुरू में लेट किया था, इसको ध्यान से देखेंगे और इसे ध्यान से देखेंगे, ये वही फंक्शन है जो हमने शुरू में माना था। तो अब हमने क्या करा, इस आखिरी वाले की जगह हमने लिख दिया एफ ऑफ एक्स वाई। अब आपके समझ तो कुछ नहीं आएगा, पर ध्यान से सुनेंगे। हमने x की जगह लैम्डा x लिखा था, y की जगह लैम्डा y लिखा, आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने लिखा था x की जगह लैम्डा x, y की लैम्डा y। आफ्टर हैविंग सम स्टेप्स, ये हम कुछ स्टेप्स करते चले गए, हमने क्या देखा, ये फंक्शन वापस आ गया। तो हमने ये बोला, जब हमने x की जगह लैम्डा x पुट किया, y की जगह लैम्डा y पुट किया, क्या आ गया, एफ एक्स वाई वापस आ गया। तो जब भी ऐसा होता है, जब भी ऐसा होता है, ये जो आया, जब हम x की जगह लैम्डा x पुट करते हैं, y की जगह लैम्डा y पुट करते हैं, बट उससे फंक्शन को फर्क कुछ नहीं पड़ता। आप देख पा रहे हैं, x की जगह लैम्डा x पुट किया हमने, y की जगह लैम्डा y पुट किया, वापस से क्या हुआ, वापस से वही फंक्शन आ गया x y। ऐसा अगर हो रहा है तो इसका मतलब जो हमें इक्वेशन दी थी शुरू में, वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये जो हमने करा, इसको क्या बोलेंगे, मैथमेटिकल वे बोलेंगे, टीचर को समझाने के लिए। आपको तो क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है होमोजेनियस है, सामने वाले को बताने के ये कुछ स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं बार बार पूरे चैप्टर में इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, मैं HDE लिख दिया करूंगा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इतना बड़ा बड़ा लिखने टाइम वेस्ट होता है। अभी तक हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ ये आइडेंटिफाई करके दिया टीचर को कि भैया ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके तुम्हें हाफ नंबर से लेकर 1 नंबर मिल सकता है, मिल भी सकता, हो सकता कुछ ना भी दे, वो डिपेंड करता है कि मार्किंग स्कीम कैसे आती है सीबीएसई से। वैसे इसके नंबर होते हैं, आधा नंबर होता है इसका। हमने ये पहचान कर लिया कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब बात ये आती है इसको सॉल्व कैसे करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने अभी तक जितना भी किया, आप थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाइए, दिमाग में ज्यादा टेंशन मत क्रिएट करो। हमने यहाँ पे लिखा नाउ, क्वेश्चन सपोज करो आपका यहीं से शुरू है, क्योंकि पहले तो सिर्फ टाइम पास हो रहा था। यहाँ पे हमने लिखा dy by dx, क्वेश्चन हमारा क्या था एक बार देख लेता हूं मैं। यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। मेरे बेटा एक लंबी सांस आप ले लेंगे एक बारी, क्योंकि हमने बहुत सारी फालतू की चीजें कर ली हैं, उससे दिमाग में फालतू का स्ट्रेस क्रिएट होता है। एक लंबी सांस ले, रिलैक्स हो जाए एक बारी, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हमारे सामने एक इक्वेशन है, हमें क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का ये मतलब है कि इसमें से जो डेरिवेटिव है ना, इसको हमें हटाना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है, ये जो dy by dx है ना, इसको हटाना है। अब dy by dx हटता कैसे है, इंटीग्रेशन करने से हटता है। अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन करने के लिए आपको dy के साथ सारे y वाले नंबर चाहिए और dx के साथ सारे x वाले नंबर चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन में संभव नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन फॉलो करेंगे। यहाँ पर हमेशा यही करना है आपको। आप बोलेंगे पुट y इक्वल्स टू v इंटू एक्स। आप हमेशा क्या बोलेंगे, बोलेंगे y की जगह vx डाल दो। अब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, बड़े ध्यान से देखेंगे, बड़ा लंबा क्वेश्चन है अभी। y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा, dy by dx। कॉपी करने का आपको समय दिया जाएगा, चिंता मत करो। ये v इंटू 1 हो गया, ये x इंटू डी by dx। अगर ये हुआ क्या, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव फर्स्ट। आई थिंक ये बात समझ आ रही होगी। बेटा ऊपर देखेंगे, मैं एक क्वांटिटी को हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी, इसको आप इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब आप करेंगे क्या, हमारे पास ये दो क्वांटिटी है, ये दो क्वांटिटी कौन सी है, एक क्वांटिटी ये है, एक क्वांटिटी ये है। इन दोनों क्वांटिटी को आप इसी इक्वेशन में उठा कर डाल देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बड़ी सिंपल सी चीज है, हम बोलेंगे पुट इन फर्स्ट, बस इतना लिख देंगे, टीचर समझ जाएगा, ठीक है। तो बोलेंगे पुट इन फर्स्ट, तो थोड़ा सा मिनिमाइज करो ताकि आपको नजर आ पाए। अच्छे से देखेंगे बेटा, कलर चेंज करके लिख रहा हूँ आराम से। ये जो dy by dx आपको नजर आ रहा है, इस dy by dx की जगह हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे, ये वाली क्वांटिटी, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है, तो लिख सकते हैं। तो dy by dx की जगह हमने लिख दिया v प्लस एक्स इंटू dv by dx। राइट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे, ये जो राइट हैंड साइड है इसकी फर्स्ट इक्वेशन की,
इस फर्स्ट इक्वेशन में जहां पर भी y लिखा है, जहां पर भी y लिखा है, उस y की जगह पे हम ये vx डाल देंगे, क्योंकि हमने माना है कि y इक्वल टू vx। तो राइट हैंड साइड पे हम गए, ये एक्स स्क्वायर लिखा था, एक्स स्क्वायर लिख दिया, y की जगह पे हमने vx लिख दिया, तो ये आ जाएगा। नीचे बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर और साथ में x इंटू वाई की जगह पे vx लिख देंगे। ऐसा करने के बाद अब आप ध्यान से देखेंगे, जो नई इक्वेशन है ब्लू कलर में, इसमें केवल दो वेरिएबल हैं, एक तो x है, दूसरा v है। क्या क्या है? एक x है एंड दूसरा v है। ये सब्स्टिट्यूशन जो अभी अभी हमने किया, ऐसा करने से ये जो नया क्वेश्चन बनकर आया, ये क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल का बन जाता है। अब वेरिएबल सेपरेबल हम आपको पढ़ा चुके हैं। वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता था, x वाली आइटम x के साथ चली जाती थी और y वाली आइटम y के साथ चली जाती थी। यहाँ पर दो वेरिएबल है x और v, तो होगा क्या, x वाली आइटम को आप बहुत ही आराम से dx के साथ लिख पाएंगे और जो v वाली आइटम है उसको आप बहुत ही आराम से dv के साथ लिख पाएंगे। ऐसा करने के बाद हम बहुत ही इजीली उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन पूरा करके दिखाऊंगा, चिंता मत करो। थोड़ा समय जोर लग रहा है बट समझा मैं तसल्ली से रहा हूं, जल्दीबाजी नहीं कर सकता। राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ले लेंगे, अंदर 1 प्लस वी स्क्वायर लिख दिया जो बच गया। नीचे से आप देखेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आप ले लेंगे, नीचे 1 प्लस वी बच गया। आप देख पा रहे होंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट चुका है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास v प्लस एक्स इंटू डीवी बाई डी एक्स बच गया। अभी आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे जितनी v वाली आइटम है उसको एक तरफ ले लें। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक v नजर आ रहा है, इसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो ले जाते, ये हो गया 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी, ये हो गया। ठीक है, इसका आप एलसीएम ले लेंगे ताकि ये v वाली कैलकुलेशन सारी एक साथ इकट्ठी हो जाए, तो मैंने एलसीएम ले लिया। आप देख पा रहे ऊपर वी स्क्वायर कट चुका है, हमारे पास राइट हैंड साइड पे आ गया 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या था, x इंटू डीवी बाई डी एक्स। क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, सिंप्लीफाई होता चला जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे डीवी क्योंकि ऊपर है तो उसको यही रखेंगे, ये dx डिनोमिनेटर में है तो इसको उठा के राइट हैंड साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड पे dv लिखा है, तो राइट हैंड साइड से जितनी v वाली आइटम है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा के यहाँ ले आएंगे, तो वो कुछ ऐसे हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड से आपको x नजर आ रहा होगा, इसको हम dx के पास लेके जाएंगे तो 1/x हो जाएगा। तो इसी को तो बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल जब हमने क्वेश्चन किए थे तो इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। उसमें हम कर क्या पाते थे, dv के साथ मतलब y होता था तो dy के साथ y लिख पाते थे और dx के साथ x लिख पाते थे। तो सेम तो यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पे v के साथ मतलब dv के साथ हम y वाली टर्म्स को लेके आ पाए आराम से, और x के साथ dx के साथ x वाली टर्म को लेके आ पाए, कोई हमें समस्या हुई नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, ये इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड का आ गया, और राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। देखो इसके बाद का जो काम है वो एटसेट्रा है, बट मैं कंप्लीट कराऊंगा क्वेश्चन, चिंता मत करो। इसके बाद का जो काम है ना वो एक्चुअली आपको आना चाहिए। आपकी जो समझने की चीज है वो कितनी है, एक बार दोबारा समझेंगे। हम ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन शो करना है कि गिवन इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए आप। मेन जो चीज है यहाँ से आती है, जहां से मैंने इक्वेशन 1 मांगा। हमारे पास जो भी इक्वेशन दे रखी होगी, अगर हमें एक बार आइडेंटिफाई हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम उसमें dy बाई ds को अलग कर लेते हैं। dy बाई ds को अलग करने के बाद आप हमेशा यही सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, y इक्वल टू bx वाला। इसको मानने के बाद उसका डेरिवेटिव कर लेंगे, फिर ये वाली क्वांटिटी और ये दोनों क्वांटिटी को फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, क्वेश्चन दो नए वेरिएबल में आ जाएगा, v और x। तो आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन है ब्लू कलर की। इसमें क्या होगा, आप बहुत ही आसानी से कुछ 2-4 स्टेप के बाद आप v वाली आइटम और x वाली आइटम को अलग कर लेंगे। आई थिंक अब आपको बातें समझ में आ गई। जब v और x वाली आइटम अलग होगी, आगे का काम इंटीग्रेशन का है। इसकी बाद की चीज मुझे करानी नहीं चाहिए, बट क्वेश्चन कंप्लीट कराना है इसलिए करा रहा हूँ। इंटीग्रेशन तो आप भी कर सकते हो, इंटीग्रेशन तो करा चुके हैं ना आपको, तो इसमें करने के लिए कुछ नहीं है। चैप्टर में बहुत आसान चीजें हैं, आपको ये समझ में आ गया। हर एक क्वेश्चन में y इक्वल टू वी एक्स डालना है, और वो डालने के बाद होगा क्या, v और x अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको लिखने का टाइम दे देंगे। देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजें ना थोड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो मैंने इसे v+1 किया, नीचे v-1 किया। तो नीचे वाली क्वांटिटी को v-1 करने से माइनस कॉमन आएगा। मैं एक एडवाइस आपको दे रहा हूँ, माइनस को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख तो सकते हैं, बट आप लिखना मत,
कोई भी क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, माइनस को आप राइट हैंड साइड पे लेके, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। इस माइनस को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे। इंटीग्रेशन एक चीज हो रहा है, कोशिश ये करें कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन साइमल्टेनियसली हो जाए तो बहुत बढ़िया है। पर अगर नहीं हो पा रहा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप अलग अलग इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। जैसे राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन मुझे नजर आ रहा है, मैंने इसे माइनस लॉग मॉड एक्स लिख लिया, और प्लस में मैंने एक आर्बिट्री कांस्टेंट c1 ऐड कर दिया। c1 इसलिए लिखा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीग्रेशन अभी तक मैं कर नहीं पाया। अब लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीग्रेशन थोड़ा सा अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, आपको लग रहा है ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी का है, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो जाए या लीनियर बाय क्वाड्रेटिक के टाइप का हो जाए, तो उसे फिर आपको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को मैंने क्या करा, I1 मान के सेपरेट कर लिया। अब मैं करूंगा क्या, मैं I1 को अलग से सॉल्व करूंगा, बाद में यहाँ डाल दूंगा। अच्छा, इसको इक्वेशन सेकंड ले लो, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अब बात करते हैं जो I1 है, सिर्फ इस पे फोकस करते हैं। इस स्ट्रक्चर को अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपका इंटीग्रेशन वीक है। इसमें गलती मेरी नहीं है, आपका इंटीग्रेशन वीक है, मेरी कोई गलती नहीं है। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर वाले और नीचे वाले की डिग्री सेम है। तो ये पार्शियल की ही कैटेगरी में हमने आपको बताया था, अगर कभी भी रैशनल फंक्शन हो, जो कि ये रैशनल फंक्शन है, क्या ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है? नहीं, ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन की कैटेगरी का क्वेश्चन है। जब इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन की कैटेगरी का क्वेश्चन आता है तो वहां हमने आपको सिखाया था डिवाइड कराना होता है। तो ये तो आपको याद होना चाहिए, इसमें मैं थोड़ी ना याद करूंगा। तो हमने v+1 लिखा, हमने ये ब्रैकेट लगाया और हमने v-1 से इसे डिवाइड करा लिया। ये बिना डिवाइड करे भी क्वेश्चन किया जा सकता है, थोड़ा सा IQ अच्छा चाहिए बस। पर मैंने डिवाइड करके सिखाया तो आप डिवाइड करके ही कर सकते हो, ठीक है। तो आप हाँ बोलो बेटा। सर अभी का आपकी आवाज कट रही है, मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। सर न्यूमरेटर में +-1 करके कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ ना, IQ अच्छा चाहिए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे हमने क्या करा, डिवीजन अगर परफॉर्म किया तो हमें समझ में आ गया क्वोशंट 1 आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और नीचे ये डिवाइजर हो गया। हमने क्या करा, इस ऊपर वाले क्वेश्चन को ऐसे अलग अलग कर लिया, डिवाइड कराकर। अभी अभी अविका ने बोला सर हम डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब इसका बोलने का क्या मतलब, तो मैं ब्लू कलर से करके बता दूं। मैंने बोला IQ बेस्ड काम है, ऊपर v+1 को आप v-1 लिखो, नीचे v-1 है, बट ऊपर तो v+1 था ना, v-1 कैसे हो गया, तो आप इसमें 2 और ऐड कर दो। ऐसा करने से क्या होगा, आप डिवीजन से बच जाओगे। अब इस नीचे वाली क्वांटिटी को पहले वाली नीचे वाली क्वांटिटी के नीचे अलग करेंगे तो 1 आएगा, दूसरी वाली 2 के नीचे अलग करेंगे 2 डिवाइड बाय v-1 आएगा। अब है क्या, देखो ध्यान से सुनो, जो मैंने ब्लू कलर से करा इसको करने के लिए आपका IQ अच्छा चाहिए, बट जो मैंने जो ब्लैक कलर से किया इसको करने के लिए आपको IQ थोड़ी ना चाहिए, ये तो प्रोसेस है। अगर आपको प्रोसेस याद है तो कर लो, बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो कहूंगा जो मैंने ब्लैक कलर से किया आप यही करो, दिमाग पे लोड क्यों लेके आते हो। सिंपल सा इंटीग्रेशन है, करा रखा है, अगर आपको टाइप याद है तो आप पकड़ लोगे टाइप, कह रही है तो करा हुआ टाइप है, और वो टाइप तभी पकड़ में आएगी जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, नहीं तो होने वाला कुछ नहीं है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन की तरफ, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। ये मैंने गलती से यहाँ पीछे dx लिख दिया, ये v है, आदत होती है ना हमें dx लिखने की। अगर पीछे v है तो 1 का इंटीग्रेशन v आएगा, ये 2 ऐसे ही रहेगा, नीचे वाले का इंटीग्रेशन log v-1 हो जाएगा। ये एक इंटीग्रेशन हमने ताजा और कर दिया तो यहाँ से 2 लिख दो आप। अब हम क्या करेंगे, इसको उठाकर इक्वेशन सेकंड में डाल देंगे। तो सेकंड इक्वेशन में डालेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, v+2 टाइम्स ऑफ log v-1, राइट हैंड साइड पे आई थिंक जहां तक मुझे याद है माइनस log mod x प्लस c1 था। आप देख पा रहे होंगे मैंने जब लेफ्ट हैंड साइड लिखी तो उसका c2 मैंने नहीं लिखा, राइट हैंड साइड पे c1 था, तो वो c1 और c2 मर्ज होकर c बन गया, एक नया आर्बिट्री कांस्टेंट लिख दिया। ऐसा आप हमेशा कर सकते हो, आर्बिट्री कांस्टेंट एक ही लिखना है, दोनों तरफ नहीं लिखने है, ठीक है। हाँ जी, राइट हैंड साइड यही था माइनस log x प्लस c। इसके बाद ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी काम बाकी है इसमें। ये क्वेश्चन हो गया, वैसे तो 90% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसमें करना क्या है आपने, हमने स्टार्टिंग में y इक्वल टू वी एक्स लिया था, तो यहाँ से v का वैल्यू निकालेंगे, y का y बाई एक्स। आप क्या करेंगे, जहां जहां पे v लिखा है वहां वहां पे y बाई एक्स डाल देंगे, ठीक है। ये माइनस लॉग mod x प्लस सी। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार लंबी सी सांस फिर से लेंगे और मैं जो बात बोल रहा हूँ आप उसको सुनेंगे। देखो एक्चुअली जो आंसर आया ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने पूरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। बट जब आप पीछे आंसर चेक करोगे आंसर ये नहीं होगा। आंसर ऐसा क्यों नहीं है वो भी बता रहे।
एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ना ज्यादातर प्रॉब्लम क्या आती है, क्वेश्चनों को ना बहुत ज्यादा मॉडिफाई कर दिया जाता है। जो फाइनल आंसर आता है ना उसमें मॉडिफिकेशन बहुत ज्यादा कर देते हैं, और वो मॉडिफिकेशन ज्यादातर बच्चों से डाइजेस्ट होती नहीं है। तो एक एडवाइस आपको, क्योंकि देखो यहाँ तक आप आ सकते हो, जितना आप खुद करोगे उतना आपका मैथ सुधरेगा। इसमें मेरे कराने लायक कुछ है नहीं चैप्टर में। आप बोलोगे तो मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा, बट प्लीज ऐसा मत बोलना, कोशिश ये करना खुद करो। अब आप क्या करना है, जैसे आपने कोई क्वेश्चन किया, आपका आंसर पीछे टैली नहीं हुआ, आप इस क्वेश्चन का जहां तक आंसर आया ना इसको आप ग्रुप में डाल देना। आप ग्रुप में किसी से पूछना है क्या किसी ने किसी क्वेश्चन किया, अगर किसी और बच्चे का आंसर भी यही आ रहा है जो आपका आया है, तो आपको इतना श्योर हो गया कि जहां तक आप आया उतना आंसर ठीक है। पीछे से मैच नहीं हो रहा वो मैटर अलग है, बट जितना आपने किया वो ठीक है। क्योंकि अगर दो बच्चों का भी आंसर मैच हो जाता है, आप दोनों अपने आप अपने घर पे बैठे हो, कोई नकल मार के थोड़ा ना कर रहे हो, अगर दो बच्चों का आंसर भी टैली हुआ था तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि आप यहाँ तक सही आए हो। इसके आगे वाला पार्ट अगर आप में से किसी से भी नहीं होता तो वो आप मेरे से पूछ लेना, सर हमारा ना आंसर पीछे से मैच नहीं हो रहा, बट हम दो जनों का आंसर मैच हो गया यार। तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ऐसा करने से क्या होगा, हमारा चैप्टर थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, आप यहां तक जब आ जाओगे आप देखोगे आपका आंसर मैच नहीं हो रहा, आप सीधा मुझे क्या बोलोगे, सर फर्स्ट क्वेश्चन का ना आंसर नहीं आया, आप कर दो। तो क्या होगा, जब मैं भी करूंगा यहाँ तक आऊंगा, आप थोड़ी देर में बोलोगे सर इतना तो मेरा भी आ गया था। और अगर आप ये मुझे पहले से ही बता देते, आपको ये श्योर होता है कि इतना आंसर आपका ठीक है, तो हमारा क्लास का टाइम बच जाता। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज थोड़ा सा मिलजुल के हम करेंगे तो हमारा सिलेबस थोड़ा जल्दी हो जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे पास टाइम की बहुत कमी है। अब आगे चलते हैं, इसका आंसर पीछे दिया क्या मैं वहां तक आपको लेके जाता हूँ। अगर आप पीछे आंसर देखो तो सरप्राइज हो जाओगे। शुरू करते हैं इसको करना। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन उन्होंने पीछे करी मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली मैं लास्ट क्लास ही दूसरे ग्रुप में क्वेश्चन करा था तो उसको मेरे को इसकी मॉडिफिकेशन याद होगी। तो इतना कुछ करना पड़ेगा, आप देखेंगे। लॉग के अंदर आप पहले तो एलसीएम ले सकते हैं, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मोड लगा लेते हैं, मोड हट गलती से हट गया मेरे से, ये मोड लगा दिया। राइट हैंड साइड पे आपको एक लॉग नजर आ रहा होगा, उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया ऐसे, इक्वल टू सी। अब ये जो स्क्वायर है इसको मैं इसके ऊपर चढ़ा सकता हूँ, सब जानते हैं, चढ़ा दो। यहाँ पे कितना आ गया y बाई एक्स, ये आ गया लॉग y माइनस एक्स अपॉन एक्स इसका स्क्वायर, ये हमने इसकी पावर पे चढ़ा दिया, लॉग x इक्वल टू सी। अब दो क्वांटिटी लॉग की है, इसको मैं m बोल सकता हूँ, इसे मैं n बोल सकता हूँ। log m प्लस log n कितना होता है, log m इंटू n होता है। तो ये आ गया y बाई एक्स पहले से लिखा था, मैंने लिखा log, ये लिखा मैंने m, थोड़ा सा मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, पहले मैंने m लिखा मल्टीप्लाई बाय n लिखा। क्या आई होप ये बात समझ आ गई होगी, इक्वल टू सी। इस x से इस x को मैं काट सकता हूँ, मैंने काट दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इस y बाई एक्स को मैं राइट हैंड साइड पे लेके लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास log बचा, मैंने लिख लिया ये आ गया। देखो ये मॉडिफिकेशन आप लोगों से नहीं हो पाएगी, फैक्ट है, आप नहीं कर पाओगे, मैं सच बोल रहा हूँ। तो आप एक काम करना, उतना निकाल कर अपने ग्रुप में एक दूसरे से मैच कर लेना। दो जनों का मैच हो जाता तो वेल एंड गुड, तीसरे की जरूरत नहीं है हमें, दो जनों का हो जाएगा तो बात ठीक है। इसके आगे की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। एक प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। मान लो लॉग के अंदर यहाँ a लिखा है और सामने b लिखा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो a इक्वल टू e की पावर b। ये आपने आज तक देखा नहीं होगा, ये लॉग की डेफिनेशन है। तो आप इसको एज इट इज ग्रीन कलर से मैंने लिखा है, आप इसको बीच में लिख लेना। इसको अब हम यूज करेंगे, यहाँ पर a का काम ये कर रहा है और b का काम ये कर रहा है। अब इसको ध्यान से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ब्लू कलर से लिख रहा हूँ। ये हो गया y माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, ये तो मैंने लिखा a, फिर मैंने लिखा e और इसकी पावर में लिखूंगा b। b क्या है, c माइनस वाई बाई एक्स, ये b है। क्वेश्चन का आंसर अभी भी मैच नहीं होगा पीछे, इसमें अभी भी काम बाकी है। तो देखो क्या करेंगे, एक छोटी सी कैलकुलेशन सब समझते हैं। अगर e के ऊपर a प्लस b लिखा है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर a इंटू e की पावर b। आप बोलोगे सर हाँ लिख सकते हैं, बेस से पावर ऐड होकर यही आ जाएगा। तो ये तो बच्चों वाली कैलकुलेशन है, ये आप समझते हो। तो इस चीज को मैंने राइट हैंड साइड पर परफॉर्म किया, e की पावर c इंटू e की पावर माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, बेस से पावर ऐड हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, e कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कांस्टेंट मिलके कांस्टेंट बनेगा। इसकी जगह पर उठा के हम एक नया कांस्टेंट c लिख देंगे। अब आपस से c लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको c नहीं लिखना, आप c डैश लिख दो, आपकी मर्जी है। अब बार बार c लिखोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ये आ गया। अब यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, इस x को राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो आप पीछे चेक करेंगे तो आंसर यही दे रखा है,
c इंटू एक्स इंटू ए के पावर -5x। अब आप सोच कर देखो, अगर आपने आंसर यहाँ तक करा हो और ये जो मैंने ग्रीन कलर के बॉक्स में बंद करा और पीछे आप ये देख लो, तो आपके तो होश ही उड़ जाएंगी, सर आंसर तो आ ही नहीं रहा है। और जबकि आप आंसर के बहुत पास हो, बस आपसे मॉडिफिकेशन नहीं हो रही है। ये मॉडिफिकेशन की दिक्कत पता कब आती है? जब बीच में लॉग आ जाता है। लॉगरिथमिक आने की वजह से मॉडिफिकेशन हो नहीं पाती है। अगर आप इस क्वेश्चन को बेस बनाकर चलोगे तो शायद आप भी कर पाओ मॉडिफिकेशन। कुछ 2-4 क्वेश्चन की मॉडिफिकेशन मैं कराऊंगा, बाकी आप कर लोगे, फिर आपको समझ में आ जाए। हाँ जी बोलो। सर उतने पे आंसर नहीं छोड़ सकते क्योंकि आंसर तो निकल ही गया। आई एम कमिंग बैक टू दैट टॉपिक। मुझे पता था आप पूछोगे। अब एक बच्चे का डाउट ये आता है, सर हम आंसर यहाँ ना छोड़ दें। देखो आंसर आप यहाँ छोड़ सकते हो, बट एक चीज को समझ लो, ये क्वेश्चन का किसका है? एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अभी आप कहाँ बैठे हो? घर पर बैठे हो। घर पर जब आप बैठे हो तो आप पीछे से आंसर देखकर उस आंसर तक पहुंच सकते हो। आप सोचो यही क्वेश्चन पेपर में आ जाए और आपको पहले से पता हो इसका आंसर याद है, मतलब एक याद रहता है, हल्का फुल्का धुंधला याद रहता है, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ तक लेके आओगे या ऊपर ही छोड़ दोगे? आपके मन में एक डर रहेगा कि यार अगर मैंने यहाँ छोड़ा तो हो सकता नंबर कट जाए, और पूरा करूंगी तो ये तो पक्का पूरे नंबर मिलेंगे। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन, तभी तो मैं बोल रहा हूँ खुद करो, तो जब खुद करोगे तो आंसर याद रहेगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चनों जो आप कर रहे हो ना, जिसमें मॉडिफिकेशन ज्यादा है, उन क्वेश्चनों को आप मार्क कर लो और कोशिश ये करो उन क्वेश्चनों को आप 2 से 3 बार कर लो। फिर क्या होगा? आपको उसका आंसर ना हल्का फुल्का याद रह जाएगा। पूरा तो याद नहीं होता है किसी को, बट हल्का फुल्का भी याद होगा तो आपको पता होगा यहाँ नहीं छोड़ना, पहली बात। दूसरा क्या हो सकता है, जब किसी टीचर को अगर पूरा आंसर चाहिए ना नीचे तक, तो वो क्या करेगा ना, वो क्वेश्चन में शुरू में जो क्वेश्चन दिया था वो तो देगा, साथ में वो लिख देगा प्रूव दिस, वो टू प्रूव में ये डाल देगा। मतलब क्वेश्चन में ही शुरू में ऐसा काम कर देगा कि आपको ये प्रूव करना ही पड़ेगा। मेरी बात समझ लो आप? वो क्वेश्चन ही ऐसा डिजाइन करके देगा तुम्हें, वो बोलेगा ये प्रूव करो, तो फिर तो तुम फंस गए ना। इसलिए मॉडिफिकेशन करना, तुम्हें कुछ भी कर लो तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन पेपर में आ रहा है तो मैं तो तुम्हें यही बोलूंगा कि तुम्हें आंसर याद होना चाहिए, इससे तुम्हारे मार्क्स कटने से बच जाएंगे। अगर टू प्रूफ लिखा आ गया तो भी तुम फंस जाओगे, तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, बिना करे तो गुजारा होने नहीं वाला है। तो देखो ये एक क्वेश्चन आज हमारे 40 मिनट खा गया भैया। तसल्ली से कराया मैंने, लास्ट क्लास जल्दी में कराया था, अविका को थोड़ी जल्दी थी, तो अब तुम इसको तसल्ली से लिख लो। ये कराने में, तसल्ली से कराने के चक्कर में 40 मिनट लग गए, वैसे इस क्वेश्चन करने में 10 ही मिनट लगते हैं। 4 गुना टाइम इसलिए लगा, मैंने बहुत आराम से समझाया। इसको कॉपी कर लो और ये वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, आपको जब भी दिक्कत आएगी आप दोबारा कर सकते हो। कोशिश करेंगे क्वेश्चन और कर पाए तो अच्छी बात है। इसे कॉपी करें, स्क्रॉल डाउन कर देखो। देखो बेटा, होमोजीनियस पे जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला, एक्सरसाइज का मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था, पहला क्वेश्चन। अब एक थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन और ले लेते हैं, बाकी क्वेश्चन फिर आप होमवर्क कर लेना। ट्यूसडे तक आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन ट्राई करके रखने, ठीक है? ट्यूसडे तक बहुत टाइम है, ट्यूसडे तक आराम से आप लोग ट्राई कर सकते हो। जो भी आपको डाउट होगा वो हम ट्यूसडे वाली क्लास में लेंगे, ठीक है? तो इसमें ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पहचान कैसे होगी? पहचान बता रहा है कि आप देख पा रहे होंगे हर जगह पावर सेम है, और उसने क्वेश्चन में भी बोल दिया ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है? तो बड़ा सिंपली उसी ने बता दिया, तो हमको कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है कि होमोजेनियस है क्या, ठीक है? तो चलो इसको करते हैं। थोड़ा सा लैपटॉप में से आज फिर से नॉइज आ रहा है, बट मैं देखता हूँ 2-4 दिन में इसको ठीक कराऊंगा। मैंने पहले भी कराया था बट वो ठीक हो नहीं पाया पूरे ढंग से, कोई बात नहीं, ठीक है? थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर ये 15 है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसने बोला है कि आप ये भी शो करो कि होमोजीनियस है। तो ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था होमोजीनियस कैसे दिखाते हैं, तो फिर से एक बार एक पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं कि हमें तो पता लग जाता है देखकर होमोजीनियस है, एग्जामिनर को कैसे बताएं होमोजीनियस है। एग्जामिनर को बताने का तरीका ये है कि आप dy बाई dx को अलग करेंगे। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन हमने अलग कर लिया। अब हम करेंगे क्या, ये बोलेंगे, हम बोलेंगे लेट जो dy बाई dx के राइट साइड पे फंक्शन है उसे f ऑफ x मान लेंगे। आपको याद होगा ये मैंने आपको बताया था, ठीक है? देखो चैप्टर बहुत आसान है, ये बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है, ठीक है? तो बहुत आराम से कर लोगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसमें फिर हमें क्या करना होता है, हम बोलते हैं x की जगह लैम्डा x डाल दो और y की जगह लैम्डा y डाल दो, ठीक है? तो ये हो जाएगा f लैम्डा x f लैम्डा y, ठीक है? तो ये लैम्डा x हो गया, ये 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा y हो गया, नीचे लैम्डा x माइनस लैम्डा y हो गया।
आपको नजर आ रहा है ऊपर से लैम्डा कॉमन आएगा, नीचे से लैम्डा कॉमन आ जाएगा, तो ले लेते हैं, ये x प्लस 2y हो जाएगा और नीचे लैम्डा x माइनस वाई, ये कट गया और ये जो बच गया ये वापस से एफ एक्स वाई आ गया। तो ये मैथमेटिकल वे था ये दिखाने का कि कोई इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब अगर एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई कैलकुलेट होके एफ एक्स वाई आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, इसका मतलब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। implies given differential equation is homogeneous differential equation। थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है बट आई होप आपको समझ आ जाए। अब हमने क्या करना है, हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, आप वापस से जो आपने डी वाई बाई डी एक्स निकाला था उसको आप लिख लीजिए। तो मैं यहाँ से देख के लिख लेता हूँ, वो कितना है x प्लस 2y अपॉन x माइनस। ये क्वेश्चन बहुत लंबा क्वेश्चन है, ये देखने में आपको छोटा सा लग रहा है, जब सॉल्व करेंगे तो पता लगेगा आपको। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की ये एक थोड़ी सी आप डिसएडवांटेज बोल लो या ब्यूटी बोल लो, जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो छोटा लगता है, जब करते बैठो तो कभी कभी लंबा खिंच जाता है। आप देखना है कितना लंबा जाएगा। इसमें हम क्या बोलेंगे आपको पता है, मैंने बोलता y इक्वल टू v ऑफ x डालेंगे, फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा नॉइज के लिए सॉरी, मेरे को पता है बहुत नॉइज आ रहा है लैपटॉप से आप लोगों को, है ना, प्रिंट आ रहा है? नहीं सर इतना नहीं आ रहा। इतना नहीं आ रहा है, ठीक, चलो ठीक है। ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। ये दोनों क्वांटिटी आपको पता हम कहाँ डालेंगे, फर्स्ट में डालेंगे। आप यहाँ पर लिख सकते हैं पोटेंशियल, इट्स विल गेट अंडरस्टैंड क्या कर रहे हो आप। तो डी वाई बाई डी एक्स हमने वी एक्स डी वी बाई डी एक्स डाल दिया। ये कहाँ से आया, ये डी वाई बाई डी एक्स था, इसकी जगह पर हमने ये वाली क्वांटिटी यहाँ पर डाल दी। ठीक है, सो आई होप ये समझ आ गया आपको। और राइट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे, जहां पे y लिखा है वहां पे हम vh डाल देंगे। फिर से जहां पर y लिखा है वहां क्या डाल देंगे, vh डाल देंगे। अब ये आपका एक नया क्वेश्चन बन गया। अब आप सब कुछ भूल सकते हो, ये आपके सामने एक नया क्वेश्चन है, मैंने बोला इसको सोल्व करो। तो जब हम y इक्वल टू vx का सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल की कैटेगरी में आ जाता है, जो कि बहुत आसान है। तो आओ इसको पूरा सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड पर आप देख पा रहे हैं ऊपर से x कॉमन है, और हमेशा ऐसा होता है जो x होता है वो राइट हैंड साइड से हट जाता है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते रहेंगे आपको एक्सपीरियंस होता रहेगा। मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा समय तो देना ही पड़ता है भैया ना, बिना टाइम दिए तो चीजें नहीं समझ में आती ना, थोड़ा सा टाइम देंगे तो हो जाएगा। आज ये चैप्टर मैं आपका कंसेप्चुअली खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक और आपका बचा है डिफरेंशियल इक्वेशन का, कोशिश ये है उसको भी करा दे, बस ये वाला क्वेश्चन हो जाए फटाफट से। तो इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, 1 + 2b माइनस b + v स्क्वायर, नीचे 1 माइनस v। ऊपर आप देखेंगे तो एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, नीचे 1 माइनस v है, कोई बात नहीं। लेफ्ट हैंड साइड पे x dv/dx है। ठीक है, मंचिका बेटा वेलकम, थोड़ा सा लेट आए हो आप। तो हम लोग होमोजीनियस को ही डिस्कस कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और करा रहे हैं, लास्ट क्लास भी कराया था, आज एक और क्वेश्चन करा रहे हैं। आप क्या करें, v वाली क्वांटिटीज को आप अलग कर लीजिए। ठीक है, ये v वाली इस साइड आ गई, यहाँ dv लिखा है, dx इधर आ गया, x इधर आ गया। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एक चीज समझाई थी जो शायद आप भूल गए होंगे। मैंने बोलता लेफ्ट हैंड साइड में आप कोशिश करिए माइनस मत रखना, आपको वैसे माइनस तो है ही, है माइनस, आपको नजर नहीं आ रहा। ये जो 1 माइनस v है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो जैसे आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे माइनस क्रिएट हो जाएगा। v-1 करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे यहाँ से जो माइनस है वो आप सामने शिफ्ट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस मत रखना भाई, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आप माइनस रखोगे तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत रहेगी, ये बात पक्की है। क्योंकि जनरली क्या होता है, बी वाला स्ट्रक्चर ज्यादा हैवी आता है। ठीक है, तो इसमें आप माइनस ना रखिए तो ज्यादा बेटर है। एक बार थोड़ा सा मैं चेक करना चाहूंगा कि हमारा कहीं कैलकुलेशन एरर ना हो। एक बार देख लेते हैं, वी तक हमारी इक्वेशन सही बनी, बिल्कुल ठीक बनी, आप देख सकते हैं यही स्ट्रक्चर हमारा दिया है, कुछ नहीं है ना। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या करा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। अब देखो ये जो इंटीग्रेशन अप्लाई हुआ, इसका माइनस बाहर निकाल दो। इंटीग्रेशन अप्लाई करने पे फिर से वही बात आती है, देखो इसके आगे का समझाने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। अगर इसके आगे का समझाना पड़ रहा है इसका मतलब आपको इंटीग्रेशन आपने अभी तक रेडी किया ही नहीं, तो आप अपने इंटीग्रेशन पे काम करो, रेदर आप डिफरेंशियल इक्वेशन में परेशान हो गए। बहुत से बच्चे क्या होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में परेशान होने लग जाते हैं। देखो यहाँ तक तो वो बच्चा भी आ जाएगा जिसने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ रखा, इधर तक तो वो बच्चा भी आ सकता है जिसने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है। प्रॉब्लम कहाँ है, बच्चे जब इस
फेज पर पहुंचते हैं, इस स्टेप पर पहुंचते हैं, तो उन्हें दिक्कत आने लग जाती है, भैया इसको करे तो करे कैसे। देखो इसका इलाज मेरे पास नहीं है भाई, मैं तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ, तुम्हें यहाँ पर आके दिक्कत आती है तो इट्स योर प्रॉब्लम, आप इंटीग्रेशन में जाके काम करो, इंटीग्रेशन ठीक हो जाएगा तो ये चीजें ठीक हो जाएंगी। अब यहाँ पर क्या है, अगर आप देखेंगे ये ऊपर तो लीनियर एक्सप्रेशन, नीचे क्वाड्रेटिक है, ये पार्शियल का क्वेश्चन भी हो सकता है या ये स्पेशल लाइन की कैटेगरी में भी जा सकता है, डिपेंड करता है जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ये कैसी है। इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का आप डी निकाल कर देख लो, तो डी निकालेंगे कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप देख पा रहे हैं ये क्वांटिटी लेस देन 0 आ रही है, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन किस कैटेगरी का है, ये है लीनियर बाय क्वाड्रेटिक की टाइप का। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक मतलब स्पेशल लाइन की एक टाइप है। हमने आपको स्पेशल लाइन पढ़ा था, स्पेशल लाइन के अंदर हमने आपको टाइप पढ़ाई थी लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, उसमें मैंने आपको बोला था अगर क्वाड्रेटिक के रूट्स नहीं हो रहे हैं तो ऐसे करेंगे, अगर इसके रूट्स हो पा रहे हैं, मतलब नीचे वाली क्वाड्रेटिक अगर फैक्टराइज होगी, इसके तो लीनियर फैक्टर अगर हम कर पाए तो फिर हम इसमें पार्शियल भी लगा सकते हैं। सो इट्स अप टू यू, आपको कॉन्सेप्ट सारे याद है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, भैया कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना, सारा कुछ आपके ऊपर है, आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, आपको समझ में सारी चीज आएंगी। मैं क्वेश्चन ठीक है एक और पूरा करा देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक के अंदर हमने आपको एक चीज बताई थी, आपको क्या करना है, आपने जो नीचे वाली क्वांटिटी है इसका डेरिवेटिव ऊपर लिख देना, तो इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो कितना आएगा 2b + 1। नीचे जैसा लिखा वैसे लिख दो, अरे ऐसा थोड़ी ना होता है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिख दिया, लिख तो दिया, अब आपको करना क्या है, ये जो हमने लिखा इसकी कुछ ऐसे एडजस्टमेंट करनी कि वापस से ये आ जाए ऊपर वाला। तो ये एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल नहीं है, ये मैं फिर से एक बार रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से एडजस्टमेंट सिखा रहा हूँ, वैसे मैं सिखा चुका हूँ। आप देख पा रहे होंगे जो ऊपर हमारे पास क्वांटिटी v-1, अगर मुझे v-1 नीचे क्रिएट करना तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, आपको पूरे v-1 को देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये देखो यहाँ पर v चाहिए। अब मुझे ये बताओ इस 2b को मैं v कैसे बना सकता हूँ, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ये v बन जाए, तो बड़ा आसान सिंपल सा ये तो आंसर है। 2b को v बनाने के लिए सीधे सीधा सा हाफ से मल्टीप्लाई करा दो, तो हम यहाँ क्या करेंगे हाफ से मल्टीप्लाई करा देंगे, जैसे ही हाफ से मल्टीप्लाई कराएंगे इस नंबर को तो ये नंबर v बन जाएगा, हमारा को जो चाहिए वो आ गया। अब हमें -1 चाहिए, देखो ये वाला नंबर तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो जब 1 हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। हमने बोला हम इसमें ऐसा क्या जोड़ें जिससे हमें ये मिल जाए -1, क्या जोड़ें, आप ये क्वेश्चन मार्क निकाल सकते हैं, -1 -1/2, इसे कैलकुलेट करने पे -3/2 आएगा। इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या जोड़ना है, -3/2 जोड़ना है। आई होप ये बात समझ में आ गई, ये तो रिवीजन है भाई, अगर नहीं समझ में आई तो प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन में आपकी, ये तो चीज हम वहां पे भी पढ़ा चुके हैं, यहाँ कुछ अलग थोड़ा ना पढ़ाया। हाँ इसको करने का एक मेथड और बताया था, थोड़ा सा लंबा था, आप इस इंटीग्रेशन को अलग से सेपरेटली ले जाकर भी सोल्व कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा लीनियर इक्वल टू a डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस b, मैं एक बार रफली लिख के दिखाता हूँ आपको याद आ जाएगा। जैसे हमारे पास जो यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन है वो है v-1, तो हम कुछ ऐसे भी किया करते थे, डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस b ऐसे भी करते थे, इसमें फिर हम बाद में सोल्व करके a और b निकाल कर ऊपर डाल देते थे, तो इसमें थोड़े से स्टेप ज्यादा लग जाते हैं। मैंने दोनों मेथड बताए थे, मैंने बोला था कोशिश करो शॉर्टकट मारने की, क्योंकि अब आपको पता लग गया वो शॉर्टकट कहाँ काम आएगा, डिफरेंशियल वाले चैप्टर में काम आएगा। राइट हैंड साइड की बात करें तो इसका इंटीग्रेशन log ऑफ mod x हो जाएगा। देखिए बेटा मैं बोल तो देता हूँ कि आपको इंटीग्रेशन याद होना चाहिए, अगर सपोज आपको नहीं याद आ रही कुछ चीज, आप भूल गए तो शर्म करने की जरूरत नहीं, मुझे बोल दो सर हमें ये टाइप नहीं याद आ रही है, तो फिर हम थोड़ा सा टाइम और लगाएंगे, उस टाइप पे फिर से क्वेश्चन कराएंगे। बट प्लीज कोशिश यही करो कि जो चीज करा दी है उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए, नहीं है भूल गए तो फिर पूछो, ये थोड़ी ना कि हम बैठे रह जाएंगे हाथ पे हाथ रख के, है ना। अब क्या करेंगे, नीचे वाली क्वांटिटी को फर्स्ट क्वांटिटी के नीचे अलग किया, मैंने फर्स्ट क्वांटिटी के नीचे अलग किया, इसका अलग कर दिया, दूसरी क्वांटिटी -3/2 है तो इसको थोड़ा अलग किया और इसके नीचे हमने इसको लिख दिया। राइट हैंड साइड पे हमारा इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैंने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C1 इसमें ऐड कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में पहला इंटीग्रेशन बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है, तो ये तो हमने खुद ही एडजस्टमेंट की थी ऐसी, ये तो निपट गया। जो दूसरे वाला इंटीग्रेशन है, अगर आप लोग का इंटीग्रेशन फिर से अच्छा है तो ये फिर से एक स्पेशल लाइन की कैटेगरी है,
स्पेशल लाइन की कौन सी कैटेगरी है? ये वो कैटेगरी है जिसमें नीचे क्वाड्रेटिक बनता है, और इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करने के लिए हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट मेथड लगाना पड़ता है। ये लगा लेते हैं कंप्लीट स्क्वायर रूट मेथड। उसके लिए क्या करते थे, v का जो भी कोएफिशिएंट है उसको हाफ से मल्टीप्लाई कराते थे, जो आता था उसका स्क्वायर ऐड और लेस करते थे। तो यहाँ पे जो हाफ से मल्टीप्लाई कराएंगे हाफ ही आएगा, उसका स्क्वायर ऐड किया और लेस किया। अच्छा, आपको लग रहा होगा यार ये क्वांटिटी बार बार इतना सारा है, जो एक्स्ट्रा ये कौन लिखेगा? तो आपका नहीं मन तो आप एक काम कर सकते हो, जो मैंने ग्रीन कलर के बॉक्स में बंद किया, इसका अलग से I1 मान के सेपरेटली सॉल्व करके वापस वहां पे डाल सकते हो। उससे क्या होता है, थोड़ा सा बार बार एक्स्ट्रा जो चीजें हम लिख रहे हैं उससे आप बच सकते हो। मैं इसलिए अलग नहीं लेके गया ताकि मैं आपको दिखा सकूं सारा का। आप एक काम कर सकते हो, ये बार बार हमें क्योंकि बहुत सारा एक्स्ट्रा लिखना पड़ रहा है, इससे बचने के लिए आप ये काम कर सकते हो, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को सेपरेटली सॉल्व करके यहाँ पे पुट कर दीजिए। आप वो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने नहीं किया, थोड़ा सा इसीलिए नहीं किया कि सारी चीज आपको साथ साथ दिखती रहे। जो हमारा ये इंटीग्रल है ये कुछ ऐसे शिफ्ट हो गया, v प्लस हाफ का स्क्वायर, और यहाँ पर अगर बात करें तो 1 माइनस 1/4 करेंगे तो 3/4 आएगा। उस 3/4 को √3/2 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब ये जो इंटीग्रेशन नया नया आपके सामने आया, ये स्पेशल लाइन का एक फॉर्मूला है, यू शुड रिमेंबर दैट। नहीं याद तो भैया याद करो, याद करने का काम तो आपका है। तो ये log v² v प्लस 1 ये आ गया -3/2। ये tan इनवर्स वाला फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला होता है 1/a। तो a इसके अंदर √3/2 है, ये लिखा मैंने 1/a। फिर मैंने लिखा tan इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, यहाँ पे वेरिएबल की जगह लीनियर लिखेंगे, ये लीनियर लिखा, डिवाइडेड बाय हमने a लिखा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। राइट हैंड साइड पे माइनस लॉग mod x प्लस C1 हम लेके काफी देर से चल रहे हैं। ये वाला 2 कट जाएगा, और 3 और √3 को काट कर आप सीधा सीधा √3 लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हाफ लॉग v² v प्लस 1। एक काम कर सकते हैं, ये तो कट जाएगा 3 और √3, है ना। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं कि एक क्वांटिटी लॉग की और एक tan इनवर्स की आ रही है। राइट हैंड साइड पे एक लॉग वाली क्वांटिटी है, उस लॉग वाली क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, ताकि एक कैटेगरी के क्वांटिटीज एक साथ हो जाएं। और ये जो हमारा tan इनवर्स वाली क्वांटिटी है इसको हम राइट हैंड साइड पे ले लें, √3 tan इनवर्स। tan इनवर्स के अंदर जो भी क्वांटिटी है उसका हमने एलसीएम भी ले लिया। छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, मैं काट दूंगा तो शायद आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये √3, ठीक है। प्लस में आप क्या कर सकते हो, हमने एक इंटीग्रेशन और किया था, तो आप ये जो हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है इसको C1 की जगह C कर दो, चलेगा। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया। अब जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे क्वांटिटीज हैं, ये इंटीग्रेशन हो चुका है, बट यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, हमने बोला था पुट y इक्वल टू vx, आपको याद होगा। तो यहाँ से v का वैल्यू कितना आएगा, y/x। तो जहां पे भी v लिखा है वहां पर हम y/x को पुट करेंगे, ताकि क्वेश्चन हमारा ओरिजिनल वेरिएबल्स की फॉर्म में आ जाए। ऐसा करने के लिए हमने क्या किया, ये तो चलो हाफ लिखा है हमारे पास, ये लोग यहाँ पर हमने क्या किया, y/x डाला। तो y/x डालने से कितना हो जाएगा, y²/x², ये आपका y/x आ जाएगा, ये आपका प्लस 1 है, और ये आपका लॉग का क्वांटिटी है। देखो इस लॉग और दूसरे लॉग को अगर आप मर्ज करना चाहते हो तो एक काम कर सकते हो, इसमें हाफ बाहर लगाया और यहाँ पे x का स्क्वायर कर दिया। तो आप थोड़ा दिमाग लगा के देखो, वापस कट कटा के log x ही आ जाएगा। मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, नहीं करोगे तो भी चलेगा, मैंने इसलिए किया ताकि दोनों लोग एक साथ मर्ज कर पाऊंगा। राइट हैंड साइड पे √3, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे ना आपको मॉडिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, आज आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा, एक असाइनमेंट मतलब क्वेश्चन देंगे, आपको बताएंगे कैसे करने, थोड़ा सा आइडिया समझाऊंगा आज। ठीक है, तो बने रहना आज की क्लास के साथ, देखते रहो। तो मैंने क्या करा, देखो यहाँ पर भी हाफ था, यहाँ पर भी हाफ था, यहाँ कॉमन ले लिया। ये v पे y/x नहीं आएगा जो आपने अभी लिखा है tan इनवर्स के आगे। अच्छा, मैं वहां पे कन्वर्ट करना भूल गया यार, मैं डालना भूल गया, तो उसको डाल देते हैं। चलो आपने याद दिला दी, ये मैं y/x डालना भूल गया। इधर अगर हम डाल देंगे तो y/x, मैं एक बारी में एलसीएम ले लूं, चलेगा। एक ही बारी निपटा दिया, y/x डालकर निपटा दिया। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख पा रहे हैं हाफ और हाफ दोनों लोग के आगे उसको कॉमन ले लेंगे, तो फिर क्या होगा, log m की वो लग जाएगी डेफिनेशन। तो हमने लिखा log m, ठीक है, log m ब्रैकेट लगा लो इनटू log m, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये गलती से मैंने ब्रैकेट लगा दी, मोड लगाना था, तो मोडलेस कन्वर्ट कर दो।
ठीक है, मॉड्यूलस है। राइट हैंड साइड पर अगर बात करें तो √3 tan इनवर्स 2y प्लस x डिवाइडेड बाय √3 into x, ठीक है। प्लस में हमारे पास एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c है। अच्छा, जो लॉग के अंदर है, इस 2 का कुछ काम नहीं है तो इसको उठा के राइट हैंड साइड पे फेंक सकते हैं। बाकी लॉग मॉड के अंदर आप एलसीएम ले लीजिए एक बारी, तो y² y into x और x² बच जाएगा बस। जो उसके डिनोमिनेटर में x² आएगा ना, वो इस x² को काट देगा। तो चलो एक बार लिख के काट लेते हैं ना। राइट हैंड साइड पे 2√3 हो गया और बाकी हमारे पास ये बच गया। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक कॉपी नहीं करने दूंगा। कॉपी इसलिए नहीं करने दूंगा, अगर आपको लिखना ही है तो आप बाद में वीडियो में से कॉपी कर सकते हो। ऑल्दो मैंने एग्जांपल इसीलिए पिक किया था ताकि लिखना ना पड़े आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आंसर मैच हो जाना चाहिए, बस फाइनल आंसर देख लेते हैं एक बार। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आ रहा है log x² x² प्लस y², log x² y(x) प्लस x² हमारा भी आ रहा है। राइट हैंड साइड पर 2√3 भी आ रहा है। 10 मिनट्स के अंदर x प्लस 2y है, बिल्कुल है, और डिनोमिनेटर में √3x है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। जो मेरा आंसर है वो उनका आंसर है। अगर आपको मेरा मेथोडोलॉजी फॉलो करना है, मैंने कैसे किया, तो अब यहाँ से बाद में वीडियो में से कॉपी कर लेना। वीडियो प्रीवियस क्लास की भी सेंड करनी है, मैं अभी आज इकट्ठी सेंड कर दूंगा आफ्टर 6 PM, उससे पहले सेंड नहीं होगी। तो ये हमारा होमोजेनियस पे 2 क्वेश्चन हो गए। अब आपको मेरी बात को सुनना है बहुत अच्छे से। देखो, आपने एक चीज नोटिस करी क्या कि भैया इंटीग्रेशन अच्छा खासा यहाँ पर खत्म हो गया था। यहाँ पर इधर ज्यादा से ज्यादा आप क्या करते, ज्यादा से ज्यादा v की वैल्यू डाल देते, v की जगह y/x डाल देते, तो आप ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट स्टेप तक पहुंच जाते। अब मैक्सिमम बच्चों के साथ होता क्या है, वो इस स्टेप के बाद ना आगे मॉडिफिकेशन कर नहीं पाते हैं। जब आप यहाँ तक अपना क्वेश्चन करेंगे तो आपका आंसर हो सकता है मैक्सिमम केसेस में ठीक ही हो, क्योंकि इंटीग्रेशन अगर आपका ठीक है तो गलती होनी नहीं चाहिए। ये आंसर आपका आ गया, बट जैसे ही आपने पीछे बुक में आंसर देखा मैच ही नहीं हो रहा। अब ज्यादातर बच्चे हाथ पैर फूल जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो सीधा सीधा लिख देते हैं ये क्वेश्चन हमारा डाउट है। सपोज आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 किया और सपोज आप यहाँ तक पहुंच गए, बट पीछे आंसर ऐसे नहीं है। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, इसको डाउट के अंदर लिख लेंगे, ये डाउट है, हम अंगद सर से डाउट पूछ लेंगे। भैया इस चीज का रिजल्ट पता है क्या होगा, हमारा ये चैप्टर जो 4 दिन में खत्म होने वाला चैप्टर है ना, ये 40 दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोगों को एक काम करना है, आपका आंसर जहां तक भी आ जाए, आप बस क्या करेंगे, ग्रुप के अंदर आप 4 बच्चे हो, ग्रुप में आप एक मैसेज डालेंगे, एक क्वेश्चन नंबर 5 किसी ने कर लिया, जितना भी हुआ उतना ही आप आंसर शेयर कर देंगे। अगर आपने क्वेश्चन को ट्राई भी किया तो जिसने जितना भी कर लिया, मतलब यहाँ के आप स्टक हो गए, अगर आपका आंसर मैच हो जाता है पीछे आंसर बुक से, वेल एंड गुड। नहीं मैच हो रहा तो आप क्या करेंगे, आप अपने आंसर को ग्रुप में शेयर करेंगे। ग्रुप में शेयर करने के बाद आप मैच करेंगे क्या उस बच्चे और आपका आंसर मैच हो रहा है किसी भी स्टेप पर। सपोज यहाँ तक मैच हो रहा है तो वेल एंड गुड, आपको एक श्योरिटी हो जाएगी कि आपका आंसर यहाँ तक ठीक है। अब इसके आगे का आपसे स्टेप हो नहीं पा रहे क्योंकि पीछे ज्यादा मॉडिफिकेशन कर रखी है। आपको पता लग गया यहाँ तक आपका आंसर ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बोलोगे सर हमारा ना यहाँ तक आंसर ठीक है, पीछे ये आंसर आ रहा है, आप हमें मॉडिफाई करके दे दो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो मुझे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ मॉडिफिकेशन आपको करके देनी है, बाकी काम आप कर चुके हो। इससे क्या होगा, सिर्फ 4 या 5 स्टेप्स मेरे को करके देने पड़ेंगे। अदरवाइज अगर मैं पूरा क्वेश्चन करता हूँ तो आपने देख लिया इन क्वेश्चनों की लेंथ बहुत ज्यादा है। अगर आप घर पे बैठ के क्वेश्चन करोगे ना, 1 घंटे में आपके हार्डली 6-7 क्वेश्चन होंगे। जब मैं कराऊंगा तो 6-7 क्वेश्चन की एवरेज 3-4 में पहुंच जाएगी, क्योंकि मुझे समझाना भी पड़ता है। अगर आप टाइम सेव करना चाहते हो, सिलेबस को जल्दी करना चाहते हो, होमवर्क तो आपको लेना ही पड़ेगा इस चैप्टर में, मैं क्वेश्चन कराने वाला नहीं हूँ। हाँ, आप बोल दोगे सर हमसे तो 5th क्वेश्चन हुआ ही नहीं है, तो फिर तो मुझे कराना ही पड़ेगा, मैं मना तो कर नहीं सकता, मेरी ड्यूटी है। बट अगर आप ये बोल देते हो सर यहाँ तक हमारा ठीक है, हम श्योर है, क्यों श्योर है, क्योंकि 2 बच्चों का आंसर मैच हो चुका है, तो आगे की मॉडिफिकेशन आपको करके दे दूंगा, इससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को एक काम है जो मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में दे चुका हूँ, मैं फिर से बोल देता हूँ। 9.2 आपकी होमवर्क है, 9.4 से डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन शुरू है, तो 9.5, 9.4, ये 4 और 5 आपकी होमवर्क है, जो कि आपको ट्यूसडे तक कंप्लीट करनी है। और कंप्लीट करने का मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। आपका क्वेश्चन कहीं तक भी हुआ, आंसर पीछे नहीं मैच हो रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को शेयर करो, अपने सोल्यूशन की फोटो भेज दो ग्रुप में, दूसरा बच्चा देख लेगा, अगर उसका भी उतना आ रहा है तो भी शेयर कर देगा, वो बोल देगा हाँ मेरा भी यहाँ तक आ रहा है, तो आपको श्योर हो गया क्योंकि 2 बच्चों का आंसर मैच हो गया। फिर आप मेरे को सिर्फ मॉडिफिकेशन के लिए बोलोगे, मैं आपको ट्यूसडे को मॉडिफिकेशन करके दे दूंगा,
इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा, सिलेबस जल्दी खींच जाएगा, और कुछ नहीं है, और इसके पीछे कोई मोटिव नहीं है मेरा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है, ठीक है। क्योंकि देखो चैप्टर आसान है, इट्स ऑल अबाउट योर इंटीग्रेशन। आप ये समझो इंटीग्रेशन का आपका टेस्ट हो रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन देखो ना, होमोजीनियस में, मेरी बात को समझो ना यार, यहां तक तो कोई भी बच्चा आ जाएगा, इतना तो मैं अगर 11th क्लास के बच्चों को समझाऊंगा वो भी यहाँ तक आ जाएगा। इसके बाद की कहानी क्या है, इसके बाद की कहानी तो इंटीग्रेशन है। अब वो नहीं आती, ये आपकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है। इंटीग्रेशन बार बार थोड़ा ना पढ़ाते रहेंगे चैप्टर, उस पर आपको इंटीग्रेशन पे काम करना है। और फिर से आंसर मैच नहीं हो रहा तो उसका तरीका मैंने बता ही दिया आपको। अब एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करूंगा, तुम परेशान हो जाओगे। ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया, इस एग्जाम्पल का आप रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। इसके बिहाफ पर मैंने 2 क्वेश्चन करा चुका हूं अब तक इसके ऊपर, तो कोई भी क्वेश्चन डाउट आता है, कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं होता तो कोई बात नहीं, वो भी करवा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा होमोजीनियस खत्म हो गया। अब एक कैटेगरी हमारी और बची है, मैं वो भी करवा देता हूँ आपको, 20 मिनट है और वो आराम से हो जाएगी। सबसे इजी कैटेगरी लास्ट है, तो आओ उस पर काम करते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था डिफरेंशियल क्वेश्चन हमारी 3 टाइप की है, ठीक है, जिसमें हम वेरिएबल सेपरेबल कर चुके हैं। एक्सरसाइज 9.4, 9.5 में हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सीखी। अब लास्ट है जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं तीनों नाम एक साथ नहीं बताऊंगा। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो 3 कैटेगरी की है। पहली कौन सी थी, वेरिएबल सेपरेबल, दूसरी कौन सी थी, होमोजीनियस, तीसरी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम ये समझेंगे, ये सबसे आसान है, सबसे आसान यही है। तो आओ इसको समझते हैं, इसमें किस कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे। आइए देखिए, ये सबसे आसान एक्सरसाइज है, इसमें सबसे ज्यादा सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं। मेरे बेटा आप क्या करेंगे, अपनी एनसीईआरटी में 409 नंबर पेज नंबर पर आप जा सकते हैं। अभी आप नोट डाउन नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि 20 मिनट है, कोशिश ये करेंगे टॉपिक हमारा खत्म हो जाए। आप आराम से क्लास के बाद आज 15-20 मिनट लगाएंगे तो आपका नोट डाउन हो जाएगा। हमारा देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है वो समझने की कोशिश करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करना। आपके सामने ना इक्वेशन का ये स्ट्रक्चर होगा, ये क्या लिखा है, dy/dx प्लस p इंटू वाई इक्वल्स टू q। अब ये जो p और q है ये क्या है, p और q या तो ये दोनों कॉन्स्टेंट हो सकते हैं, या इनमें से कोई एक फंक्शन x का हो सकता है, या दोनों फंक्शन x के हो सकते हैं। फिर से ये तो स्ट्रक्चर है, इक्वेशन का ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। p और q क्या है, p और q क्या है, p है या तो दोनों कांस्टेंट है p और q, या तो इन दोनों में से कोई एक फंक्शन ऑफ x है, या ये दोनों के दोनों फंक्शन ऑफ x है। ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप याद रखेंगे। स्ट्रक्चर में एक बार पर्सनली फिर से लिख के दिखाता हूँ। dy/dx लिखा मिलेगा, यहाँ पर समथिंग इनटू y लिखा मिलेगा। अब ये जो समथिंग है ये कांस्टेंट भी हो सकता है, या ये फंक्शन ऑफ x होगा, फंक्शन ऑफ y नहीं हो सकता है। ऐसी राइट हैंड साइड पे आपको कुछ लिखा मिलेगा, ये कांस्टेंट भी हो सकता है, या ये फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है। ये स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर को देखने के बाद पहचान लेंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल सी चीज है। ऐसा करने के बाद आपने जब पहचान कर ली, p और q आपने ढूंढ लिया, इसके अंदर स्ट्रक्चर आपने पहचान लिया, तो आपको जो सेकंड स्टेप होता है, हमें क्वांटिटी निकालते हैं इसके अंदर, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, या शॉर्टकट हम उसे IF बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला है IF को निकालने का, ये आप निकालेंगे e⁻∫ ऑफ pdx, ये निकालना है आपने सबसे पहले। ऐसा करने के बाद फिर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। वो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, ये जनरल सॉल्यूशन है, इसको रट्टा मार लेंगे एज इट इज, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अभी आपको देखने में समझ में बहुत कुछ कम आ रहा होगा, मुझे पता है। जैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस स्ट्रक्चर को आप 4-5 बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। अच्छा, आप एक चीज नोटिस करेंगे बेटा, नोटिस करा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पर आप देखिए ऊपर जहां पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये क्या लिखा है, dy/dx। इसकी जगह dx/dy भी हो सकता है, ये लिखा है। अभी जो अगर dx/dy अगर होगा तो ये हमारे सिलेबस से कट हो चुका है। इसमें 2 कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है dy/dx वाला, एक होता है dx/dy वाला। तो जो दूसरी वाली कैटेगरी है कट चुकी है। इसी तरीके से होमोजीनियस में भी ऐसे ही हुआ है। होमोजीनियस में अगर आपको किसी ट्रिग्नोमेट्री का, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का एंगल y/x मिल रहा है तो उसे आप कर लेना। अगर ट्रिग्नोमेट्री का एंगल x/y मिल रहा है तो उसे आप छोड़ सकते हैं, या किसी एक्सपोनेंशियल की पावर y/x मिल रहा है तो उसे आप कर लेना। होमोजीनियस की बात कर रहा हूँ। और अगर e की पावर x/y मिल रहा है तो उसे आप छोड़ देना। होमोजीनियस की बात बोली। और ये यहाँ पर क्या है,
यहाँ पे dy बाई dx मिल रहा है तो क्वेश्चन करना है, dx बाई dy मिल रहा है तो क्वेश्चन नहीं करना। बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हैं आपके सामने पहला एग्जांपल है, बिल्कुल बच्चों वाला एग्जांपल है। ये आपके सामने की इक्वेशन है, हमने पहचान ली हमारे मतलब का है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो एग्जांपल नंबर आई थिंक 19 था, एक बार लिख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, dy बाई dx माइनस वाई इक्वल्स टू क्या लिखा है बेटा, cos x लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमने देख लिया। हमने देखा कि यार इसका स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा है, dy बाई dx मिल गया, p इंटू वाई जैसा सामने q। तो जब आप इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे देन यू विल गेट कि p का वैल्यू कितना है -1 एंड q का वैल्यू कितना है cos x है। हमने क्या करा, इक्वेशन को देखा, आइडेंटिफाई किया, उसमें p और q निकाल लिया। p और q निकालने के बाद फिर हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आपने IFE लिखना है, फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। इसका फॉर्मूला भी हमने देखा था, e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू dx। आप एक बार फिर से देख लो, आपके मन की तसल्ली होनी चाहिए। अब देखिए ये लिखा है यहाँ पर, ये लिखा मैंने लिख कर दिया, e की पावर p इंटू dx। तो हमने क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर लेना है। e इंटीग्रेशन p कितना है -1 dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर -x आएगा, इसको निकालकर शांति से बैठ गए। अब हमने क्या करा, क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, जनरल सोल्यूशन। हमने यहाँ लिखना है जनरल सोल्यूशन। सब में हम ये तो करते हैं, सोल्यूशन तो निकाल लें। अब जो जनरल सोल्यूशन होता है इसमें अलग से जनरल सोल्यूशन का भी फॉर्मूला दे रखा है। तो ये टॉपिक इतना आसान है, आपको सोचना कुछ नहीं पड़ता है, सब कुछ पहले से ही प्री डिजाइन है। आपको इस डिजाइन के अंदर चीजें ढूंढ कर डालनी है, फिर इंटीग्रेट कर देना है। तो कितना है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक बार लिख लेते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार। राइट हैंड साइड पे फिर क्या है चेक करो, इंटीग्रेशन q लिखा हुआ है, इसके साथ क्या लिखना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना है। और इंटीग्रेशन किसकी रिस्पेक्ट में करनी है, x के रिस्पेक्ट में। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी उन्होंने ऐड करके देखा है, और क्या चाहिए तुम्हें। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया था, e की पावर -x। राइट हैंड साइड पे जो q था ये कितना था cos x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, e की पावर -x dx प्लस c। अब आपको करना है, आपको सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। अभी तक हमने क्या किया, ये हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट, आई एम नॉट सेइंग कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इंटीग्रेशन अभी बाकी है। ये अभी हमें करना है इंटीग्रेशन इसका, अभी करेंगे, इंटीग्रेशन पे भी आएंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं हुआ क्या। एक्चुअली हमने क्वेश्चन दिया था, हमने इसका आइडेंटिफाई कर लिया, ये कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन को देख के ना ये सोचना होता है कहीं ये वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं है, पहले सोचा। फिर आपने सोचा ये होमोजीनियस तो नहीं है, होमोजीनियस भी नहीं है, ना तो वेरिएबल सेपरेबल निकला ना होमोजीनियस निकला, फिर तो लीनियर की कैटेगरी में होगा, क्योंकि तीन ही कैटेगरी के क्वेश्चन है। अब लीनियर के अंदर भी जो है हमें सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जिसमें dy बाई dx है। हमने स्ट्रक्चर याद कर लिया था, ये याद रखना है आपको। आपने स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करने के बाद p और q निकाल लेनी है। p और q निकालने के बाद आपको सेकंड स्टेप ये है कि आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। फिर जनरल सोल्यूशन का आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला है, ये आपको मेमोराइज करके रखना है, ये आपके सामने फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले में कुछ नहीं करना, रटी रटाई वैल्यूज उठाकर यहाँ प्लग कर देनी है। इसके बाद का काम फिर वही बात आती है, क्या ये करवाना चाहिए। जो अभी तक हमने किया वो तो अगर मैं किसी 10th 11th के बच्चों को समझाऊंगा वो भी कर लेगा, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं, लिंडा ब्लैंक्स फिल करने। मुझे एक बार स्ट्रक्चर याद करना है, उन स्ट्रक्चर में उठा के वैल्यूज प्लग करनी है, तो आप भी कर लोगे। एक या दो क्वेश्चन को तसल्ली से देखोगे तो आपको स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। नहीं याद हो रहा, सबसे बेटर तरीका क्या है, स्ट्रक्चर को छोटे से पेज पर लिखकर अपने सामने रख लो और क्वेश्चन एक्सरसाइज के करने शुरू कर दो। आप स्ट्रक्चर देखते रहो, वैल्यू पुट करते रहो। वैल्यूज पुट करने के बाद आप एट द एंड इस स्टेप पर पहुंच जाओगे। यहां से आगे का काम आपको आना ही चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो फिर आपको इंटीग्रेशन वापस जाके पढ़ना पड़ेगा। ये राइट हैंड साइड पे जो मैंने रेड कलर के बॉक्स में मन किया, ये इंटीग्रेशन का पार्ट है। अब ये इंटीग्रेशन की टाइप है, तो एक मिनट के लिए होल्ड करेंगे। मैंने लिखा y इंटू e की पावर -x, राइट हैंड साइड वाले को मैंने i मान लिया प्लस में c, और मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब मैंने इसको i क्यों माना, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन, इसको सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, नाउ इस i को मैंने पकड़ा, इसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करा, e की पावर इंटू cos x लिख लिया dx। अब सिर्फ आपको फोकस इस इंटीग्रेशन पे करना है। ये इंटीग्रेशन आपको नहीं आता तो फिर से प्रॉब्लम आपकी है भाई। ये बाय पार्ट के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप है। बाय पार्ट के अंदर, बाय पार्ट में हमने आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियल के साथ कभी भी ट्रिगो आ जाएगी तो फंक्शन विल रिपीट इटसेल्फ।
फंक्शन अपने आप को रिपीट करेगा। तो इस क्वेश्चन को फटाफट से कंप्लीट करते हैं, बाय पार्ट लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये इसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट, साइन का डेरिवेटिव कितना, कोस का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस का साइन, तो माइनस का साइन आया, इंटीग्रेशन सेकंड e की पावर माइनस एक्स, ये आ गया। इसका इंटीग्रेशन हमें दोबारा करना है, यू नो डेट। अब यहाँ पे माइनस माइनस जो है ये कट जाएगा, जो फर्स्ट इंटीग्रल है इसको थोड़ा मैंने रीअरेंज कर लिया, e की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। जो दूसरी क्वांटिटी है ये जो मेरी आई, इसमें फिर से बाय पार्ट लगाने वाला हूँ, तो मैंने एक बड़ा सा ब्रैकेट ले लिया। फिर मैंने बोला फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इस बार सिर्फ साइन है क्योंकि ये माइनस कट जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये मैंने कर लिया। फिर मैंने बोला माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट, साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस, इसका फिर से इंटीग्रेशन करना है, तो ये कर रहे हैं हम, ये हमने बंद कर दिया। अब आप ब्रैकेट खोलेंगे, तो ब्रैकेट खोलोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे e की, सॉरी ये तो शुरू में लिखा था, लेफ्ट हैंड साइड पर आई था, मैंने वो भी लिख दिया। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर एक माइनस है, e की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, बट ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो फिर वो वापस से माइनस हो जाएगा, तो कुछ ऐसा आ गया। नाउ आपको याद आ रहा होगा यही क्वेश्चन से तो हमने शुरुआत की थी, क्वेश्चन विल रिपीट इटसेल्फ। देख लो e की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स वापस से आ गया, तो हम क्या करेंगे, e की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, e की पावर, ये तो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ यार, ये तो तुम्हें आना चाहिए। ये माइनस आई आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पे आई है, इस माइनस आई को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, 2i हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे e की पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, अंदर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बच जाएगा। बच्चों वाले स्टेप्स हैं, कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल अबाउट योर इंटीग्रेशन। तो i इक्वल टू कितना आ गया, e की पावर माइनस एक्स बाय 2, ब्रैकेट के अंदर बच गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब हम फाइनली इसे फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट, तो वहां आंसर हमें मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, y को y इंटू e की पावर माइनस एक्स है, y इंटू e की पावर माइनस एक्स, राइट हैंड साइड पे हमने i लिखा था, उस i की जगह पे हमने ये लिख दिया, ठीक है। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस में सी। कुछ बच्चे ये मूर्खता कर सकते हैं, e की पावर माइनस एक्स से e की पावर माइनस एक्स काट सकते हैं, ये गलत है। क्यों, e की पावर माइनस एक्स तब काट सकता था जब वो इस पूरे ब्रैकेट के बाहर होता, ऐसा नहीं। हाँ, अगर आपको काटना है, आपको यहाँ से e की पावर माइनस एक्स हटाना है, तो एक्चुअली आपको दोनों तरफ e की पावर माइनस एक्स से डिवाइड कराना पड़ेगा, तो उसका रिजल्ट कुछ ये आएगा, ऐसे e की पावर माइनस एक्स हट चुका है, बट वो e की पावर माइनस एक्स इस c के नीचे आ जाएगा। अब ये पलट कर e की पावर x बन जाएगा, तो हमने इसको डायरेक्टली क्या लिख दिया, c इंटू e की पावर x। e की पावर x एक वेरिएबल है, तो इसको कांस्टेंट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाना चाहिए। दिस शुड बी द फाइनल आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं, और अगर कुछ डाउट है तो आप बिल्कुल पूछिए। ये टॉपिक हमारा हो गया, अभी इतनी जल्दी नहीं छोड़ रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन अभी और भी दिखा देंगे आपको, आप देख सकते हैं। कुछ हाँ, कुछ यार, पूरा ही आंसर मैच हो गया। ऐसे ही स्ट्रक्चर हमने भी लिखा है जैसा इन्होंने लिखा, आप देख पा रहे हैं, इससे ज्यादा आसान कुछ हो नहीं सकता है। कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। आप इस वीडियो की बाद में रेफरेंस लेके इस क्वेश्चन को एक बार तसल्ली से देख लेना, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। ये तो हमने एक क्वेश्चन किया। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, उसके अंदर एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं, जिससे आपकी क्लैरिटी और बन जाएगी। ये आपके सामने इक्वेशन है, आप देख पा रहे हैं, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में बेटा डिवाइड बाय एक्स कर देंगे। क्या करेंगे, इसमें डिवाइड बाय एक्स कर देंगे। तो ऐसा करने से ये इक्वेशन आपकी इस तरीके से बन जाएगी। अब आप देख पा रहे होंगे, ये जो इक्वेशन आपकी आई, इसका बिल्कुल स्ट्रक्चर आपका इसके जैसा है। आपको देखकर पता लग रहा होगा कि इसमें p का वैल्यू कितना है, 2x है, और जो q का वैल्यू है बेटा वो कितना है, x है। इसके बाद आप जानते हैं, जब आपका स्ट्रक्चर यहाँ मैच हो जाता है, p और q आप निकाल लेते हैं, तो आपको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। ये आपका सेकंड स्टेप होता है आइडेंटिफाई करने के बाद। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसका फॉर्मूला आपका ये रहता है, इसको हम कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। एक बारी मैं भी कर देता हूँ यहाँ पर, तो यह आ जाएगा आपका 1/x dx, ठीक है। इधर क्या हो गया, ये 2, ये log x हो गया। इसमें कुछ पार्ट है जो ध्यान से देखने वाला है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ आपको। ये जो 2 है बेटा, हम इसको इसके ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। तो e log x स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रॉपर्टी होती है, उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। e की पावर बेटा log थीटा थीटा होता है, तो एक्चुअली कैलकुलेट होके कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर आएगा।
ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं है, अगर आप इसको यूज करेंगे तो क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जनरल सोल्यूशन निकालते हैं। जनरल सोल्यूशन का जो इक्वेशन होता है वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट हैंड साइड पे मेरे पहले बच्चे होता है इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx, और प्लस में हम c तो लिखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये y लिखा है, यहाँ पर भी y लिखा है, ये एक्स स्क्वायर क्या है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन फैक्टर हमारा यही आया था। राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन ऑफ q हमारे पास x था, आप देख पाएंगे ऊपर यहाँ पर है, और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब जो हमारा राइट हैंड साइड है, एक मिनट के लिए मैं जरा यहाँ से कुछ हटा रहा हूँ, ये हमारा इतना आ गया। इसके बाद आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे हमारा मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब आ गया, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4/4 प्लस सी हमारा इंटीग्रेशन आ गया। बाद में आप एक काम कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगा देंगे, तो एक्स स्क्वायर बाय 4 और सी इंटू एक्स की पावर -2 आ जाएगा। दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस एग्जाम्पल 20। एग्जाम्पल 20 करने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, जिन भी क्वेश्चंस में dx बाय dy आ रहा है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं, ये क्वेश्चन आप छोड़ देंगे। एक्सरसाइज में भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप उसको छोड़ सकते हो। और वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन अभी आपने नहीं करने हैं, उसके ऊपर बेटा अलग से एक क्लास रखेंगे जिसमें सारे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑल दो सीबीएसई के अंदर वो क्वेश्चन आते नहीं है, तो ये पूरी एक्सरसाइज आपकी होमवर्क है, इसको फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे आप और अपने डाउट पूछ लेंगे।